Welcome students to the 10th lecture of Biology Crash Course for IAT brought to you by ClassPay, right? तुम सब लोगों ने ये पूरा लेक्चर सीरीज अभी तक देखा है और ये हमारा 10th लेक्चर है, ठीक है। याद दिला दो उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे कि ये जो क्रैश कोर्स है ये तुम्हारे लिए क्लास पे लेके आया है IAT को ध्यान में रखते हुए, आईएसए एप्टीट्यूड टेस्ट को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे हम सारे के सारे चारों सब्जेक्ट्स A to Z कवर कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड। और स्पेशली अगर तुम एक नॉन बायो स्टूडेंट हो और तुमने बायो नहीं करी है अभी तक, इनफैक्ट हो सकता है तुम्हें 10th में भी बायो बिल्कुल पसंद ना तो हो, बट IAT जैसे एग्जाम के लिए अगर तुम बायो प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि तुम्हें करनी भी चाहिए क्योंकि जहाँ पे 4 सब्जेक्ट इक्वल वेटेज के साथ आने वाले हैं तो एक को तो तुम स्किप नहीं कर सकते, राइट। पर बायो याद रखो बहुत सिंपल होने वाली है, ईजी होने वाली है हम सबके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, जितनी जरूरत है उतना ही, ठीक है। एग्जाम को ध्यान में रख के हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए तुम्हें पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है, और वो तुम्हें कौन बताएगा? मैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड क्योंकि हम लोग स्मार्ट प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो तुम लोगों को याद दिला दो, आईएसए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए क्लास में लेके आ गया है उसका फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज विद चैप्टर वाइज मॉक, स्ट्रैटेजिक मॉक, क्यूमुलेटिव मॉक एंड फुल लेंथ मॉक, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है। वन ऑफ अ काइंड मॉक टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है। अपनी प्रिपरेशन अगर तुम चेक करना चाहते हो कि कैसा तुम प्रिपेयर कर रहे हो, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, ये मॉक टेस्ट सीरीज तुम सबके लिए है, वन ऑफ अ काइंड है। मैंने ऑलरेडी तुम सबको बताया हुआ है कि इस मॉक टेस्ट सीरीज में तुम्हें चैप्टर वाइज मॉक्स मिल रहे हैं। हर एक चैप्टर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हर एक चैप्टर का तुम्हें मॉक मिल रहा है। जाके तुम ट्राई करके देख सकते हो, तुम खुद के लिए टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा वाला चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है एंड कुछ चैप्टर्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक इस पूरे लेक्चर सीरीज में जो जो चैप्टर हमने किए हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हें आने चाहिए, तो ये जाके टेस्ट करने का तुम्हारा यही तरीका है। देखो जब तुम टेस्ट दोगे तो तुम री अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट को, ठीक है। एज अ टेस्ट नहीं, बट जब तुम चेकिंग करोगे तब री अटेम्प्ट कर सकते हो, तो फिर जाके वो भी ट्राई करो। एंड याद रखो यहाँ पे तुम्हारा पूरा रिविजन भी हो रहा है। देखो ज्यादा टाइम है नहीं, स्मार्ट प्रिपरेशन हमें करनी है, रिविजन करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते गए और भूलते गए। यहाँ पे क्यूमुलेटिव टेस्ट है जिसमें सेम चैप्टर्स तुम्हारे फिर से रिपीट होने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजिक टेस्ट है जिसमें पूरी 11th एक साथ, पूरा 12th एक साथ, दोनों अलग अलग तुम रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कि कौन सा वाला तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और किस पे तुम्हें ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। और रिविजन, मल्टीपल टाइम तुम सेम चैप्टर कर रहे हो तो रिविजन भी होता हुआ चलेगा, ठीक है। फिर तुम्हें फुल लेंथ मॉक तो मिल ही रहे, ठीक है। फुल लेंथ मॉक जो तुम्हें पूरा आइडिया देंगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, सही डायरेक्शन है या नहीं, और कहाँ तुम्हें वर्क करने की जरूरत है। इसको ब्लाइंडली फॉलो करो, तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत है। ट्रस्ट मी, ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है हमने बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, बहुत सोच समझ के ध्यान से बनाई है तुम सबके लिए, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम स्मूथ हो पाए, ठीक है। एंड मोमेंट पे डू नॉट थिंक टू मच, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज चैप्टर। आज का जो हमारा चैप्टर है ये लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे है। यूनिट जो है वो काफी बेसिक यूनिट है, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो हो सकता है तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो चैप्टर 9th में हुआ करता था वो अब रिमूव हो गया है, तो काफी बच्चों ने वो चैप्टर कभी पढ़ा नहीं है, तो काफी चीजें न्यू लगेंगी तुम्हें, बहुत सारे नए नेम्स तुम लोगों के ध्यान में आएंगे। पर एक चीज समझते जाओ, पूरे लेक्चर में मैं बताते जाऊंगी क्या याद रखना है, क्या याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है मेंटरशिप का, मेंटरशिप के साथ पढ़ने का और विदाउट मेंटरशिप के साथ पढ़ने का, ठीक है। तुम लोग मेंटरशिप के साथ पढ़ रहे हो, तुम ऐसे लोगों के साथ हो जिन्होंने खुद आईआईटी क्लियर की है, तो हमें पता है कि क्या आता है क्या नहीं आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ पे एनर्जी डालनी है तुम्हें, ठीक है। ध्यान में रखेंगे ये सारी बातें, और इस चैप्टर को बहुत इजीली, बहुत स्मार्टली हम कवर करेंगे स्टार्टिंग टू एंड। देखो मैं कुछ स्किप नहीं कर रही हूँ, पर मैं तुम्हें ये जरूर बता रही हूँ कि क्या एक्चुअली ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आई नो एज अ स्टूडेंट कि हमारे माइंड में कितना स्पेस होता है, हर किसी की स्ट्रेंथ सेम नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले तुम्हें हर बार की तरह बता दूं, हम चैप्टर ओवरव्यू देखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। सारे के सारे अभी तक जो चैप्टर हुए हैं, इस पॉइंट तक जितने चैप्टर हुए हैं, ऑल्दो ये 10th लेक्चर है, 9 ही चैप्टर्स हुए, बट वो 9 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तुम लोगों ने अगर अभी तक नहीं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, याद रखो कि बायो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो बायो छोड़ देते हैं, ये सोचे कि हमने बायो कभी की नहीं है। याद रखो बायो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है अगर तुम राइट डायरेक्शन पे फोकस करो, ठीक है। जाके उन सारे लेक्चर्स को देखो जो अभी तक हमने करवाए हैं। मैंने हर लेक्चर के एंड में
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं जो तुम्हें एक आइडिया देते हैं कि एक्चुअली वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के एंड में भी करवाने वाली हूँ मैं, थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगी चीजें, बट करवाने वाली इस चैप्टर के एंड में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड याद रखो जितने चैप्टर्स हुए हैं वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द होल सिलेबस कवर करते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल सिलेबस बट इम्पोर्टेंस के टर्म्स में। ओके, इम्पोर्टेंस के टर्म्स में 50 से भी ज्यादा परसेंटेज जो है उन चैप्टर से आता है। तो स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन रखो, उन चैप्टर्स को बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मैंने करवाया है कि तुम भूल जाओ तुमने कभी बायो पढ़ी हो ना पढ़ी हो, बहुत बार पढ़ी हो, फिर भी आईआईटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कवर हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो, और टेंशन में आने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिन नहीं बचे, प्रिपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी बातें हो जाएगा सब। अभी ध्यान दो, अभी तुम लोग क्या लेक्चर देखने बैठे हो, लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखने तुम लोग लेक्चर बैठे हो। ध्यान से देखो पूरा लेक्चर एंड टू एंड, तुम्हें देखना है, ध्यान लगाना है, कंसंट्रेट करना है, समझने का पूरा ट्राई करना है। नोटबुक लेके बैठो, एक एनसीईआरटी लेके बैठो, और जैसे जैसे तुम समझते जा रहे हो वैसे वैसे चीजों को लिखते भी रहो। ठीक है, तुम्हें इंगेज करके रखना है अपने माइंड को और फोकस रखना है अपने माइंड को। ठीक है, मोटिवेशन बिल्कुल हाई रहेगा हमारा और हम इस लेक्चर को बहुत इजीली कवर कर लेंगे। देखो पूरा जो चैप्टर है किसके बारे में है, लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या, बेसिकली सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। और इस पूरे चैप्टर का जो एम है, एम क्या है कि हम समझना चाहते हैं कि कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे आसपास, किस किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको हम क्लासिफाई क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, क्यों क्लासिफाई करते हैं और कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये हमें समझना है इस चैप्टर में। एंड इसके बाद जो सेकंड वाला चैप्टर है, देखो 2 चैप्टर को मैं एक साथ करवा रही हूँ। ठीक है, इतना स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन कहीं नहीं होने वाला तुम्हारा। ठीक है, देखो लिविंग वर्ल्ड में हम देखेंगे कौन कौन से टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम कैसे और क्यों क्लासिफाई करते हैं। एंड उसके बाद सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे जो मेन कैटेगरीज बनती है, मेन टैक्सास बनते हैं जो, वो हम देखने वाले हैं। पूरा अच्छे से हमें समझना है कि कौन कौन से ग्रुप है और उनके फीचर्स क्या है, क्या मेन फीचर्स है जो उनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी होने वाला है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्यों होता है। क्लासिफिकेशन में मल्टीपल चीजें हम देखेंगे कि किस किस टाइप की क्लासिफिकेशन हो सकती है, क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है एंड क्लासिफिकेशन हम करते कैसे हैं, ये हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का नाम कैसे रखा जाता है। हाँ, क्लासिफाई तो कर दिया, एक ग्रुप में तो डाल दिया है, बट उसको बुलाए कैसे, उसको पहचाने कैसे, नाम कैसे उसका रखे, और उसका इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में कि ओवरऑल जो क्लासिफिकेशंस है वो कितने ग्रुप्स में होती है, जो तुम्हें सेकंड चैप्टर तक लेके चला जाएगा, विच इज योर क्लासिफिकेशन का ही टाइप्स। ठीक है, अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पीरियड में पूरे जो ऑर्गेनिजम्स उनको अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करने का ट्राई किया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन के टाइप्स क्या, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो हम लोग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ करता था, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है, कौन से 5 किंगडम्स हैं हमारे जिसमें हम सारे ऑर्गेनिजम्स को जो कि अर्थ पे मिलते हैं उनको कैसे हम रख सकते हैं कुछ कैटेगरीज में। ठीक है, 5 किंगडम में से हम लोग 3 किंगडम पे ज्यादा फोकस करेंगे, देखेंगे पांचों का ही ऊपर से ओवरव्यू देखेंगे, बट फोकस किस पे ज्यादा करेंगे, हम फोकस करेंगे सबसे ज्यादा मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई के ऊपर। इन 3 ग्रुप्स पे, इन 3 किंगडम्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत सारे न्यू नेम्स और बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें तुम्हें मिलने वाली है, बट याद रखो कहाँ फोकस करना है वो मैं तुम्हें बताते चलूंगी, बस उस चीज का ध्यान रखो एंड दैट इज ऑल। ठीक है, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं तुम लोगों को। चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा चैप्टर है। पहली बात है, फर्स्ट चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि हम पूरा ये चैप्टर कर ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है हमें देखने की कि किस किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे मिलते हैं। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है ये हमें पहले समझना है। देखो
सबसे पहली बात, हमें ऑलरेडी जो पता है, अगर तुमने इससे पहले वाला मेरा लेक्चर देखा है, हमने इकोलॉजी वहां पे कवर की थी, जहां पे हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तुम्हें बायोडाइवर्सिटी अब ऑलरेडी पता होगी, अगर नहीं भी पता है तुमने नाम तो सुना है बायोडाइवर्सिटी, राइट? जहां पे हम बोलते हैं कि पूरे अर्थ में बहुत अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं, हमने देखे हैं अपने आसपास, राइट? प्लांट, एनिमल के, फंगाई, बैक्टीरिया हम देख नहीं सकते पर हम जानते हैं कि होते हैं, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट में भी इतने टाइप के प्लांट है, एनिमल इतने सारे टाइप के हैं। तो बायोडाइवर्सिटी है, ये तो हमें पता है, वी नो कि बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। अब जब इतनी बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम जाने कि किस किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ में अवेलेबल है। इससे फायदा क्या है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम किस चीजों के आसपास रहते हो तो तुम उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज भी कर सकते हो, बट उनको प्रोटेक्ट करके भी रख सकते हो। बहुत सारे फायदे हैं जानने का कि अपने आसपास किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। खुद को उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना, मतलब खुद को उनसे प्रोटेक्ट करना, उनको एक्सटिंक्शन से प्रोटेक्ट करना, और जो भी यूजफुल इंटरेक्शन है उन सबको कैरी आउट करने में हेल्प होता है। तो बायोडाइवर्सिटी है। नाउ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी कवर किया है। मतलब टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। कितने ऑर्गेनिज्म है नंबर की टर्म्स में तो ठीक है, बट कितने टाइप के हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अर्थ पे मिलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को हम समझेंगे, और इन इतने सारे जब ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो हमें क्या करना है, इन सबको किसी न किसी तरीके से कैटेगरीज में रख के पढ़ना है, क्योंकि हम सबको जाके इंडिविजुअली तो नहीं देख सकते। हम हर एक स्पीसीज ऑफ बर्ड को, सोचो अगर मैं बर्ड वर्ड ही यूज ना कर पाती, अगर मैं बर्ड जो वर्ड है उसको यूज ही ना करती, बट हर एक बर्ड का नाम लेके तुमसे बात करती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती कि पैरट, अब तुम्हें पता है कि पैरट क्या है, एक बर्ड है, तो बर्ड क्या होगी, एक कैटेगरी होगी, एक ग्रुप हो गया, एक टैक्सा हो गया, राइट? बट अगर मैं वो वर्ड बर्ड यूज ही नहीं करती, वो हमारे डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं पैरट बोलती तो क्या पता किसी ने कभी पैरट देखा ना हो, पर हो सकता है कि उसने कोई और बर्ड देखा हो। हाँ, हो सकता है। तो जैसे ही मैंने वो वर्ड बर्ड यूज किया, तुम्हारे माइंड में एक इमेज आ गई। वैसे ही अगर मैं कोई एक रैंडम सा नाम लूं, तुमने वो नाम कभी सुना ही ना हो, पर मैं तुम्हें बोलूं कि इट्स अ बर्ड, तुम्हारे माइंड में एक इमेज आ गई कि हाँ, इस टाइप का एक ऑर्गेनिज्म होता होगा। सिमिलरली अगर मैंने एक रैंडम से प्लांट की बात की पर मैंने बोला कि वो एक प्लांट है, तुम्हारे माइंड में एक इमेज आएगी। तो इससे क्या होता है, विदाउट नोइंग ऑल ऑफ देम, सिंस वी हैव सच अ लार्ज नंबर, सच अ लार्ज नंबर, नंबर की बात जहां पे हो रही है, यहाँ पे मैं टाइप्स की बात कर रही हूँ। बेसिकली किसकी बात कर रही हूँ, इतने सारे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं कि स्टडिंग ऑल ऑफ देम, स्टडिंग ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली कभी पॉसिबल ही नहीं होने वाला। अगर मैं चाहूँ कि सबको जाके मैं एक एक करके स्टडी करूँ, क्या वो कभी पॉसिबल होगा? कभी पॉसिबल नहीं होगा। दिस वुड बी इम्पॉसिबल, ठीक है? अब क्योंकि ये इम्पॉसिबल होने वाला है तो क्या मैं कुछ स्टडी करूँ ही ना? इससे बेटर है, एक स्मार्टर तरीका क्या है कि मैं ग्रुप्स बना लूं, और उन सारे ग्रुप्स के कुछ ना कुछ फीचर होंगे, राइट? जैसे मैंने एग्जांपल लिया बर्ड का, जैसे ही मैंने बर्ड्स बोला, तुम्हें पता है कि उसके क्या है, दो पंख है, दो पैर है, एक चोंच है, उसका पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है तुम्हारे माइंड में आ गया। अब वो चाहे कोई भी बर्ड हो, कहीं ना कहीं उसका वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो अगर तुम्हें पता है कि प्रॉपर एक ग्रुप है और ग्रुप का तुम्हें एक आइडिया है, क्योंकि ग्रुप्स तो कम बनेंगे, तो अगर तुम्हें ग्रुप्स का आइडिया हो जाए तो फिर क्या होगा, तुम्हारे लिए इजी होगा कि तुम इस सारे बायोडाइवर्सिटी के बारे में जान पाओ। और अगर तुम जानते हो इस बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो तुम ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहोगे कि चीजें कैसे आपस में इंटरेक्ट करती है, और तुम ज्यादा अवेयर रहोगे अपने आसपास की चीजों से। Scientists have identified and described about 1.7 to 1.8 million species and many more are yet to be identified, right? सारे तो आइडेंटिफाई हुए नहीं, काफी सारे आइडेंटिफाई होना बचा हुआ है, क्योंकि सारे इकोसिस्टम्स को ही हमने देखा नहीं है, अलग अलग टाइप के जो एनवायरमेंट्स हैं उनको ही हमने स्टडी नहीं किया है। तो हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी होती है लिविंग वर्ल्ड में, और हमें पता क्या चल गया कि हमें उनको ग्रुप्स में डालना, अगर हमें पता है कि कैसे उनको ग्रुप्स में डालना है तो वो बेटर रहेगा हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये पूरा जो वर्ल्ड है हमारा, जो हमारा पूरा अर्थ है, वो किस टाइप का है, उसमें किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि इंडिविजुअली तुम्हें सबको नहीं स्टडी कर सकती, ठीक है? नीड तुम्हें समझ में आ गई है कि बायोडाइवर्सिटी को जानने की जरूरत क्या है, ठीक है? अब देखो, टैक्सोनॉमी जो है तुम्हारा एक फील्ड है साइंस का जो एग्जैक्टली यही करता है। करता क्या है? ये करता है आइडेंटिफाई,
अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, जो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स मिलते जाएंगे, साइंटिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग इकोसिस्टम्स में जाते रहते हैं, कुछ नए नए ऑर्गेनिजम्स को, स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते रहते हैं, पहचानते रहते हैं कि अच्छा हाँ इसके बारे में तो हमने कभी नहीं पढ़ा, राइट। तो कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म अगर हमें मिलता है तो उसके बारे में स्टडी करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, वो कैसा दिखता है, उसके पास क्या क्या फीचर है, वो एक स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, उसको फिर नेम करना। फिगर आउट कर दिया कि अरे हाँ इसको तो आज तक कभी कोई नाम ही नहीं दिया है, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसको एक नेम देना। एंड फिर उसको क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करना मतलब एक ग्रुप में डाल देना। अगर मैंने एक नया ऑर्गेनिज्म देखा और मुझे पता चला अरे ये तो एक बर्ड जैसा है, इसके जो सारे फीचर्स है किसकी तरह, एक बर्ड की तरह है, तो मैं इसको एक नेम दूंगी बेस्ड ऑन कि वो किससे सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, इस बारे में हम बात करेंगे। और फिर उसको मैं बर्ड वाले ग्रुप में डाल दूंगी। तो इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा हाँ ये एक नया ऑर्गेनिज्म तो है, हो सकता है सबको इसके बारे में पता ना हो, पर जैसे ही मैं वर्ड बर्ड यूज करूंगी तो सबको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाएगा। इट हेल्प्स बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज एंड मेक सेंस ऑफ द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितनी डाइवर्सिटी है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसके बारे में हम सोच सकते हैं एंड उसका एक सेंस बना सकते हैं कि हाँ इतने सारे ऑर्गेनिजम्स तो है, पर उनमें उनके बीच में क्या रिलेशंस है, और कम जानकारी के साथ हम ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है। टैक्सोनॉमी इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच दैट इंक्लूड्स 4 एसेंशियल इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। सो टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको नेम करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं। इसमें 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स या स्टेप्स की तरह इसको समझ लो। सबसे पहले 4 पिलर्स क्या क्या है टैक्सोनॉमी के। कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, तुम्हें इमेजिन करो तुम एक साइंटिस्ट हो, तुम एक नए इकोसिस्टम में गए, पहली बार तुम डाइव करने गए एक बहुत ही डीप ओशन में, तुम्हें कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, कभी नहीं देखा था, तुमने गूगल किया, तुम्हें नहीं मिला ये। तो सबसे पहले फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा कि हाँ ठीक है इसको अब क्या करना है, ग्रुप में डालना है, इसका हमें एक कैटेगराइजेशन करना है। कैटेगराइजेशन तुम्हारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। कैटेगराइजेशन में क्या होगा, तुम ऑब्जर्व करोगे। क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो कैसा दिखता है, उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करोगे एंड उसके सारे फीचर्स के बारे में जानोगे। उसके क्या क्या फीचर्स है, बॉडी के क्या क्या पार्ट्स है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है वो, क्या वो एक प्लांट जैसा है या ज्यादा एनिमल जैसा है, क्या वो किस किस टाइप के फंक्शंस वो कर सकता है, क्या वो ज्यादा फिश जैसा है या ज्यादा बर्ड जैसा है। अब तुम ओशन में गए हो तो फिश मिलने के चांसेस ज्यादा है, बट यू नेवर नो, कुछ और भी मिल सकता है, कुछ कोरल जैसा भी मिल सकता है। तो कैरेक्टराइजेशन में क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है ऑर्गेनिज्म को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, एक्सटर्नल इंटरनल फंक्शनल, किस किस टाइप के फंक्शन वो करता है। इसका रीजन क्या है, हमें डेटा मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है इसके आगे इसके साथ क्या कर सकते हैं, किस ग्रुप में इसको रख सकते हैं, एक प्रोफाइल बन जाएगी इसकी। उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, तुम्हें कुछ फीचर्स तो मिल गए, बट तुम ट्राई करोगे ये जानने का कि इसके जैसा ऑर्गेनिज्म पहले कभी मिला है क्या, क्या ये एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म पहले मिला है या इससे मिलता जुलता कभी कुछ मिला है क्या। तो आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, जिसमें तुम क्या करोगे, इसके जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मैच करोगे ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स के साथ, जो पहले से साइंटिस्ट जिन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं, तुम उनसे मैच करोगे कि हाँ ये किसके जैसे ज्यादा दिखता है। जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया कि फिश के जैसा दिख रहा है कि बर्ड के जैसा दिख रहा है, तुम वो पहचानने का ट्राई करोगे। इससे क्या होता है, तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑलरेडी नोन है, ये कंप्लीटली न्यू है, इसके बारे में लोगों ने पहले कभी स्टडी की है या आज पहली बार तुम्हें ये मिल रहा है ना। याद रखो तुम एक साइंटिस्ट हो जो डाइव करने गया था, उसको एक नया ऑर्गेनिज्म मिला है, ये हम स्टोरी फॉलो कर रहे हैं। अब आइडेंटिफाई कर लिया, पहले स्टडी किया उसको, उसके सारे कैरेक्टर्स को लिस्ट आउट किया, डॉक्यूमेंट किया प्रॉपर्ली, फिर जाके तुमने थोड़ा और स्टडी किया, ये देखा कि आज तक इस टाइप का कुछ और मिला है क्या, या ये कंप्लीटली न्यू है। अगर मिला है इसके टाइप का, मतलब ये न्यू है, एग्जैक्टली ये नहीं मिला, इसके टाइप का मिला है, तो वो कैसा था, उसका और इसका कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि वो कितना मैच करता है। उसके बाद आ जाएगी बारी नोमेनक्लेचर की। इमेजिन करो तुम लकी थे, तुम्हें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल गया जो आज तक किसी को कभी नहीं मिला है, फर्स्ट टाइम तुम हो और पर्सन जिसने इस ऑर्गेनिज्म को पहचाना है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा काम, नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर का मतलब तुम्हें उसका नाम रखना है, क्योंकि पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसका कोई नाम तो होगा नहीं, तो इसका हमें क्या रखना है, एक नाम रखना है। तो नाम क्या रखना है, ऐसे कुछ भी रख दोगे अपने पेट के नाम की तरह, ऑब्वियसली नहीं। इसका हम करेंगे नेमिंग साइंटिफिक मैनर में। साइंटिफिक मैनर में क्यों, क्योंकि कुछ रूल्स है जो साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। तुम आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना चाहते हो, आईसर में जाना चाहते हो, तो हो सकता है साइंस में तुम्हारा इंटरेस्ट अच्छा खासा हो
और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग लेगा तो तुम भी साइंटिस्ट बनना चाहोगे, राइट? अब साइंटिस्ट बनना तुम चाहते हो, साइंटिस्ट की तरह तुम्हें काम करना होगा। तुम्हें इसकी नेमिंग ऐसे कुछ अपने पेट की तरह नहीं रख देनी है कि मिंटू या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, इसका प्रॉपर नेमिंग करना है रूल्स को फॉलो करते हुए, ताकि दूसरे साइंटिस्ट भी इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाए, इसको एक प्रॉपर ग्रुप में रख पाए। इसमें क्या स्टैंडर्डाइज रूल्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हमें फॉलो करना है। अब स्टैंडर्डाइज रूल फॉलो क्यों करना है, क्यों नहीं मैं अपने इस नए ऑर्गेनिज्म का नाम मिंटू रख देती? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फिर बाकी के लोग समझ नहीं पाएंगे ये मिंटू है क्या, ये बर्ड है, ये फिश है, ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये है क्या, राइट? तो हमें क्या करना है, कंफ्यूजन को अवॉइड करना है। लैंग्वेज जो है, तुम्हारे रीजन में कोई लैंग्वेज है, उसके हिसाब से तुमने नाम रख दिया, पर कोई और साइंटिस्ट किसी और कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड से आया तो उसको क्या वो समझ में आएगा सुन के? कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक रूल फॉलो करेंगे, ताकि जो नाम है उससे ही काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल पाए। इससे क्या होगा, चीजें यूनिवर्सल होंगी, सारे साइंटिस्ट आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। हो सकता है कि तुम कंबोडिया के किसी साइंटिस्ट को एक लेटर लिख रहे हो कि मुझे ये ऑर्गेनिज्म मिला है और आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हो और हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब तुमने नाम ऐसा रखा है कि उस बंदे को, सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये कोई सही बात तो होगी नहीं, फिर कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट होगी। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करेंगे। देखेंगे इस चैप्टर में कि वैसा कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है, कुछ ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तुम इजीली कर लोगे, डोंट वरी। नोमेनक्लेचर हो गया, उसके बाद काम आएगा क्या, क्लासिफिकेशन का। जो मेन चीज है क्लासिफिकेशन में, हमें करना क्या है, तुम्हारा जो नया ऑर्गेनिज्म है वो किस ग्रुप में सबसे फिट बैठता है, कौन से ग्रुप में वो सबसे फिट बैठते हैं। क्या वो एक बैक्टीरिया है, क्या वो एक प्लांट है, कि वो एक फंगाई है, कि वो एक एनिमल है, वो क्या है, ये देख के तुम्हें उसको एक ग्रुप में डालना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करते हैं इनटू कैटेगरीज, इनटू टैक्सा। ये जो डिफरेंट कैटेगरीज बनती है, डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सा। ये किस बेसिस पे करोगे, ऐसे ही रख दोगे कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए कि ये फंगाई वाले ग्रुप में हो क्योंकि फंगाइज मुझे बहुत पसंद है, ऐसे तो हम रख नहीं सकते। हमें क्या करना है, ये जो पूरा प्रोसेस हमने फॉलो किया है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ करने के बाद सबसे ज्यादा ये जिससे सिमिलर है, जिस ग्रुप से सिमिलर है, उस ग्रुप में जाके उसको रखेंगे। उनके बीच में कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि उसको एक फंगाई में बोल पाऊं, तो उसमें फंगाई जैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मैं उसको फंगाई के ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसको नहीं रख सकती। इससे क्या होगा कि तुम्हें कुछ रिलेशनशिप समझ में आएंगे कि वो कौन से ग्रुप से सबसे ज्यादा सिमिलर हो सकता है, कि वो एक फिश जैसा हो ऑर्गेनिज्म, तो तुम उसको फिश में रखोगे। इससे तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, इसके अंदर फीचर्स कैसे फिश जैसे हैं, तो ये इवॉल्व कहाँ से हुआ होगा, किस एनवायरमेंट में इवॉल्व हुआ होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें समझ में आती है। तुम्हें पता है कि इसको कौन से बायोडाइवर्सिटी ग्रुप में लॉजिकली हम रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर जो स्टडीज है उस ऑर्गेनिज्म में इजीली हो पाए, राइट? तो क्योंकि उसके पास सिमिलैरिटी होगी उस ग्रुप से जिसमें तुमने उसको प्रॉपरली साइंटिफिकली रखा है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में है, टैक्सोनॉमी होती क्या है, टैक्सोनॉमी में कौन कौन से स्टेप्स है। टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्साज में रखते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। कौन से ग्रुप में रखेंगे, कौन से टेक्सॉन में रखेंगे, किस पर डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, किस टाइप के फीचर्स है उसके बॉडी में। तो क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। क्या जरूरत है क्लासिफिकेशन की, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे कि हम सबको जाके एक एक करके स्टडी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, राइट? इतने सारे ऑर्गेनिज्म सबको जाके एक एक करके स्टडी हम कर ही नहीं सकते। तो इसका ये मतलब नहीं हम गिव अप करके बैठ जाए कि जो है सो है, अब मुझे नहीं जानना। जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक फील्ड जो है वो इस नॉलेज पे कंप्लीटली डिपेंड करते हैं। अगर तुम्हें पता है कि एक सर्टेन टाइप का प्लांट है, तो तुम जाके उसको ज्यादा डिटेल में स्टडी करके, क्या पता तुम्हें एक केमिकल मिल जाए जिससे एक नया मेडिसिन बने जो ऐसे एक डिजीज को क्योर करता है जिसका कोई क्योर नहीं है। तो अगर उस प्लांट के बारे में तुम्हें पता ही नहीं होता तो क्या तुम वो चीज कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। फिर तुम्हें अगर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता है तो तुम उनके अगेंस्ट, अगर वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, किसी दूसरे एनिमल को इन्फेक्ट करता है, उनको डिजीज कॉज करता है, तो तुम उसके अगेंस्ट भी चीजें बना सकते हो, राइट? एंड अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, एक्सटिंक्शन जो है वो एक खराब चीज है, क्योंकि एक जब ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होता है तो उसके साथ साथ काफी सारे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट होते हैं, इकोसिस्टम में कोई ना कोई इंटरेक्शन चल रही होती है। तो तुम क्या कर सकते हो, उसको जाके प्रॉपर्ली सेव भी कर सकते हो, गिवन तुम्हें उसके बारे में नॉलेज हो। तो इससे क्या आएगा, हमें जो शेयर नंबर, इतना ज्यादा जो बड़ा नंबर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का,
उसको एक एक करके वन बाय वन इंडिविजुअली हम स्टडी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक सिस्टमैटिक मेथड चाहिए जिससे हम ग्रुप्स बना सके, ग्रुप्स में चीजों को डाल सके, इस सारे इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सके। दैट इज वाई बायोलॉजिस्ट यूज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। मतलब उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, उसकी बेसिस पे हम उनको किसी एक ग्रुप में रख सकते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, इसके वजह से एक और क्या नीड आ जाती है, नोमेनक्लेचर की। जैसे हमने बोला हमें नेमिंग करनी होती है। नेमिंग क्या है, जैसे मैंने नेम बताया ना, आधी इन्फॉर्मेशन तुम्हें उधर पता चल जाएगी कि वो कौन से ग्रुप पे बिलोंग करता है। ग्रुपिंग वगैरह सब कर दी, पर वो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होनी भी चाहिए। तो हम नाम ही ऐसे रखेंगे कि लोगों को पता चल जाए कि वो कौन से ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है। तो नोमेनक्लेचर जो है उसका क्या जरूरत है, जरूरत ये है कि अलग अलग जो रीजन्स है पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन्स में, स्टेट्स में क्या होता है, नेमिंग जो होता है, नाम रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से रखी जाती है। अब रीजनल लैंग्वेज तो सबको समझ में आएगी नहीं, तुम्हें किसी दूसरे कंट्री की एक रीजनल लैंग्वेज हो सकता है ना समझ आती हो, मोस्टली नहीं समझ में आएगी। तो अगर तुमने नाम उसके हिसाब से रख दिया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। हमारा पूरा एम क्या है, पूरा गोल क्या है कि चीजें सिस्टमैटिक हो, इजी हो समझने के लिए। तो अगर हम लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे तो कंफ्यूजन और बढ़ सकती है, कम तो नहीं होगी। तो इसीलिए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हम क्या करते हैं, एक पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंगो जो है, मैंगो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। बट अगर मैं मलय में देखूं तो उसमें क्या बोलेंगे, मांगा। ठीक है, रिलेटेड है इस बारे में, तो फिर भी काफी हद तक रिलेटेड है। बट हो सकता है कि कोई और दूसरा वर्ड हो जो बिल्कुल ही अलग हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम दो लोग एक ही चीज के बारे में बात करो और तुम्हें पता ही नहीं है। और ये चीजें जो है, ये जो नॉलेज है साइंटिफिक वर्ल्ड में, साइंटिस्ट के बीच में ऐसे खोनी नहीं चाहिए। सबको समझ में आना चाहिए कि कौन किसकी क्या बात कर रहा है, कोई अगर पेपर किसी ने पब्लिश किया है। इसीलिए ये सब जो कंफ्यूजन है उसको अवॉइड करने के लिए, स्पेशली जब हम साइंटिफिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं, साइंटिफिक कम्युनिकेशन की क्या बात होती है, बेसिकली तुमने कुछ रिसर्च किया, तुमने कुछ फिगर आउट किया, तुम चाहोगे कि लोगों को उसके बारे में पता हो, ताकि उस इंफॉर्मेशन को यूज करके दूसरे साइंटिस्ट कुछ और फिगर आउट कर पाए, या फिर नॉर्मल पब्लिक भी कुछ और फिगर आउट, कुछ नॉलेज गेन कर पाए। पर तुमने ऐसे नॉलेज जो है पूरी, वो अगर ऐसी लैंग्वेज में बना दिया जिसका आधे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर फायदा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है, जो पूरा प्रॉपर नॉमेनक्लेचर बनता है वो उसका एक मीनिंग होता है। ठीक है, ऐसे नाम रखेंगे कि इसका कुछ समझ में आए, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिले, और ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब कर पाएंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद उसका नाम रखेंगे, और तुमने जो नाम रखा है वो सबको समझ में आएगा। अभी हम कौन सा नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम। तो हमारा जो नेमिंग सिस्टम है वो कैसा है, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम का दो नेम्स होते हैं। यूजुअली हमारे भी दो नेम्स होते हैं, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम। काफी लोग मिडिल नेम भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ दो ही है, फर्स्ट एंड सेकंड नेम। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नेमिंग का सिस्टम। इसमें क्या होता है, दो लैटिनाइज नेम्स यूज होते हैं। जो टर्म्स है, जो वर्ड्स हम यूज करेंगे वो लैटिन से डिराइव करेंगे हम। लैटिन जो एक डेड लैंग्वेज है, जो कभी चेंज नहीं होने वाली, वो फिक्स हो गई है टाइम पे, उससे हम क्या करेंगे, वर्ड्स को लेके दो नाम रखेंगे। इसको किसने पॉपुलराइज किया, ये जो पूरा सिस्टम है, कार्ल लीनियस एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है पूरा, वो पॉपुलराइज किया। उन्होंने इस चीज को एक तरीके से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में जिसमें हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स उसको ग्रुप करते हैं, उसका जो पायनियर था, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिसने ये सारी चीजों को सिस्टमाइज करके स्टार्ट किया, कार्ल लीनियस। ये जो सिस्टम है ये वर्ल्ड वाइज यूज होता है, सारे साइंटिस्ट यूज करते, वरना यूजफुल ही नहीं होता, ताकि क्लियरिटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे, और यूनिवर्सल कम्युनिकेशन में कोई डिफिकल्टी ना आए। ये ऑलरेडी मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। तो कौन स्टैंडर्डाइज करता है, कौन ये बोलता है कि हाँ ये रूल फॉलो होगा, और कौन बताता है कि हाँ जो जिस तरीके से तुमने नेमिंग की है वो करेक्ट है कि नहीं। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। कौन कौन से मेन ग्रुप्स है, प्लांट और एनिमल तुम्हारे मेन ग्रुप है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। ये किसके लिए नेमिंग अप्रूव करता है, प्लांट्स के लिए। तुमने नेम कर दिया, हो गया नहीं, इससे अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, इसके रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर एनिमल की बात हो तो सेम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ
जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल मतलब एनिमल रिलेटेड, ठीक है, ये किसके लिए है, एनिमल्स के लिए ऑफ कोर्स। तो इसमें रूल्स क्या है, क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट रूल क्या है कि जो नेम्स है वो लैटिन में है, कहाँ पे भी तुम्हें वो ऑर्गेनिज्म मिला हो, चाहे वो इंडिया में मिला हो या ऑस्ट्रेलिया में मिला हो या फिर अफ्रीका में मिला हो, ये जो नेम है कौन से लैंग्वेज से हम इसको डिराइव करते हैं, लैटिन से, ठीक है। सो लैटिनाइज्ड नेम है, लैटिन वर्ड से हम इन चीजों को, इन नेम्स को डिराइव करते हैं। जीनस नेम्स कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय द स्पीसीज एपिथेट। एक तुम्हारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे भी दिया होगा या फिर तुम्हें, ओके एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मैग्निफेरा इंडिका ले सकते हैं, वही ले लेते हैं चलो। मैग्निफेरा इंडिका ये तुम्हारा क्या है, एक साइंटिफिक नेम है। किसका साइंटिफिक नेम है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। इसके दो पार्ट है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, दो पार्ट है, मैग्निफेरा फर्स्ट एंड देन इंडिका। जो फर्स्ट नेम है वो किसको इंडिकेट करता है, जीनस को। हम बाद में पढ़ेंगे कि जीनस क्या है, ये एक बेसिकली लेवल है, ग्रुप है, ग्रुप का एक लेवल है, टैक्सोनॉमी का एक कैटेगरी है। एंड देन आता है तुम्हारा स्पीशीज नेम, ठीक है। स्पीशीज वाला जो सेक्शन है वो स्पीसीज को इंडिकेट करता है कि कौन से छोटे ग्रुप का है वो स्पीसीज, एपिथेट को वो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो दो ग्रुप्स हो गए। सेकंड रूल, व्हेन टाइप बोथ वर्ड्स आर इटैलिसाइज्ड, अगर तुम टाइप करके लिख रहे हो तो इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। बट अगर तुम हैंड राइट कर रहे हो तो फिर दोनों को अंडरलाइन करना पड़ेगा सेपरेटली। मैंने क्या किया, दोनों को अंडरलाइन किया अलग अलग करके, वैसे हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। फिर जीनस नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर वेयर स्पीशीज नेम स्टार्ट्स विद अ लोअर केस लेटर। तो पहला जो जीनस नेम है उसमें हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं, और स्पीशीज नेम में एक लोअर केस लेटर यूज करते हैं, स्मॉल लेटर यूज करते हैं। सिंपल सा रूल है जो हम इजीली याद रख सकते हैं। द ऑथर्स नेम में फॉलो द बायनोमियल टू क्रेडिट द पर्सन हु डिस्क्राइब द स्पीसीज। अगर तुमने उस ऑर्गेनिज्म को फाइंड किया है और तुमने उसको डिस्क्राइब किया है तो हो सकता है कि तुम्हारे जो साइंटिफिक नेम है उसके बाद तुम्हारे नेम का एक छोटा सा पार्ट इसमें ऐड कर दिया जाए। जैसे कि लिन करके एक एग्जांपल है जिसके बारे में हम देखेंगे, जो कार्ल लिनियस का आइडेंटिफिकेशन एक तरीके से है, तो हो सकता है कि तुम्हारा नाम भी हम ऐड कर दें। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या, मैग्निफेरा इंडिका लिन, डिस्क्राइब बाय लिनियस, ठीक है। किसने डिस्क्राइब किया उसके बेसिस पे उसका भी नाम का एक छोटा पार्ट हम रख सकते हैं। इजी सा रूल है, तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ गया है। जीनस एंड स्पीसीज वाली बात याद रखो, और लास्ट में अगर थर्ड नेम का कुछ आ रहा है मतलब वो क्या है, वो उस पर्सन का इनिशियल है या फिर उस पर्सन के नाम का एक पार्ट है जिसने इस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो क्या क्या कैटेगरीज है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या है ये देखते हैं। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सॉन होता है वो एक बेसिकली एक लेवल है, ग्रुपिंग का एक लेवल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे अर्थ की, तो अर्थ क्या है, इट्स अ प्लैनेट। प्लैनेट जो है बेसिकली, जब मैं बोलती हूँ प्लैनेट तो बहुत सारे प्लैनेट्स है, राइट। सो जो प्लैनेट है उसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स है। जैसे हम है प्लैनेट अर्थ पे, और अर्थ के अंदर एक और ग्रुप हमने बना दिया छोटे छोटे लैंड मासेस का या फिर बड़े बड़े लैंड मासेस का जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो हम क्या करें, ग्रुप्स बना रहे। किसी भी स्टार के आसपास अगर कोई भी बॉडी, बड़ी सेलेस्टियल बॉडी अगर उसको रिवॉल्व कर रही है, उसके आसपास घूम रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लैनेट बोल देते हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और हमारा क्या प्लैनेट का नाम है, अर्थ। तो ग्रुप्स बना दिए, प्लैनेट है उसके अंदर क्या मिलेगा हमें, कॉन्टिनेंट मिलेगा। कॉन्टिनेंट के अंदर हमें क्या मिलेगा, कंट्रीज मिलेगी। कंट्रीज के अंदर हमें क्या मिलेगा, स्टेट। और स्टेट के अंदर हो सकता है हमारी सिटी हो या फिर विलेज हो, जो भी हो, ठीक है। ये क्या है, ये एक एग्जांपल है जैसे हमारा नॉर्मल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वर्क करता है। ऊपर वाला ग्रुप क्या है, सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे ग्रुप्स होंगे, ठीक है। एक प्लैनेट के अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, फिर अगर हम एक कॉन्टिनेंट पे फोकस करें उसके अंदर और बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है। एक कंट्री के अंदर देखें तो बहुत ज्यादा स्टेट है, बहुत सारे स्टेट्स है, और एक स्टेट के अंदर देखें तो बहुत सारी सिटीज हो सकती है, बहुत सारे विलेजेस हो सकते हैं। इससे क्या किया हमने, ग्रुप किया, लेवल्स पे ग्रुप किया। तो अगर मैं सन वर्सेस अर्थ की बात करूं, अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है, सन एक स्टार है, तो अलग अलग ग्रुप्स बन गए, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे। दो प्लैनेट्स आपस में कितने रिलेटेड है, ज्यादा नहीं, बस डिफरेंस क्या है कि वो स्टार नहीं है, वो क्या है, प्लैनेट है, वो एक स्टार को रिवॉल्व करते हैं। फिर बात आएगी कॉन्टिनेंट की। अगर मैं दो कॉन्टिनेंट को कंपेयर करूं तो उनके बीच में सिमिलैरिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू प्लैनेट्स के बीच की सिमिलैरिटी। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे वाले ग्रुप्स में जाते हैं, तो क्या इंक्रीज हो जाता है, लेवल ऑफ सिमिलैरिटी
इंक्रीजेस, लेवल ऑफ सिमिलैरिटी इंक्रीज होती है। जितने सिटी के अंदर जाओ, एक सिटी की बात करो, सिटी के अंदर चीजें ज्यादा सिमिलर है कंपेयर टू टू डिफरेंट सिटीज या फिर टू डिफरेंट स्टेट्स। दो डिफरेंट स्टेट में तो लैंग्वेजेस भी चेंज हो जाती है। फिर कंट्रीज की बात करें तो और ज्यादा डिफरेंसेस आता है। फिर कॉन्टिनेंट में जाके देखें तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में बहुत ज्यादा जोग्राफिकल डिफरेंसेस है। प्लैनेट्स तो और ज्यादा डिफरेंट है, कहाँ तुम्हारा जुपिटर और कहाँ तुम्हारा अर्थ, राइट। तो ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करते हैं, पूरे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उनका लेवल बनाते हैं। सबसे ऊपर आता है किंगडम। यहाँ पे एक निमोनिक है जिससे तुम याद रख सकते हो, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। सम गुड सूप भी हो सकता है, बट गुड सूप। किंग स्टैंड्स फॉर किंगडम। किंगडम क्या है, सबसे बड़ा कैटेगरी है। एक किंगडम के अंदर फिर क्या होगा, बहुत सारे फाइलम। फिलिप स्टैंड्स फॉर फाइलम। केम ओवर, केम का सी से आएगा क्लास। सो एक फाइलम के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे क्लास होंगे। दो ऑर्गेनिज्म अगर सेम क्लास में है वो ज्यादा सिमिलर होंगे कंपेयर टू दो ऑर्गेनिज्म जो एक ही फाइलम में है वर्सेस दो ऑर्गेनिज्म जो एक ही किंगडम में है। तो सिमिलरिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। केम ओवर, ओवर में इसका ओ से है ऑर्डर। फॉर, फॉर का एफ इज फॉर फैमिली। गुड मतलब जी, जीनस। और फिर क्या आ गया एस से, सूप जो है उसका मतलब क्या है, स्पीसीज। किंगडम क्या क्या है तुम्हारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, क्या क्या है, कैटेगरीज क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी किसके बीच में होगी, दो स्पीसीज, दो और एनिमल्स जो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। तो ह्यूमंस क्या है, सारे सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ह्यूमंस के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। बट अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल दो मैमल्स की, मैमल क्या है, क्लास है। तो दो मैमल्स की बात करें, डॉग्स भी मैमल्स है, ह्यूमंस भी मैमल्स है, कैट्स भी मैमल्स है। सारे है तो मैमल्स, सिमिलैरिटी उनके बीच में भी है, बट क्या स्पीसीज लेवल की सिमिलैरिटी है, नहीं है, ठीक है। सिमिलरली किंगडम क्या है, एनिमेलिया, एनिमल्स का पूरा किंगडम जिसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस आ जाते हैं और बहुत ही सिंपल से ऑर्गेनिजम्स लाइक पोरिफेरा जो स्पंजेस होते हैं वो सारे भी आ जाते हैं। तो क्या उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, ऑब्वियसली नहीं है। बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी जो है वो बहुत ही कम है। स्नेक्स एंड तुम्हारे ह्यूमंस आ गए, सेम ही एनिमेलिया ग्रुप में आ गए, तो फिर एनिमेलिया किंगडम में आ गए, तो क्या सिमिलैरिटी ज्यादा है, नहीं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे सिमिलैरिटी इंक्रीज होती है। तो ह्यूमंस की अगर बात करें, कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं, एनिमेलिया। उसमें कौन सा फाइलम, कॉर्डेटा। उसमें कौन सा क्लास, मेमेलिया। उसमें कौन सा ऑर्डर, प्राइमेटा। उसमें कौन सी फैमिली, होमिनिड। उसमें कौन सा जीनस, होमो। उसमें कौन सा स्पीसीज, सेपियंस, ठीक है। इनफैक्ट काफी वो बोलते हैं सेपियंस, सेपियंस, सेपियंस रेफर्स टू मॉडर्न। तो इससे तुम्हें समझ में आ गया कि क्या क्या डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। ये तुम्हें याद रखना है, निमोनिक। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सोप। तुम्हें चाहिए तो तुम अपना खुद का निमोनिक बनाओ और नीचे लिख के बताओ, बाकी सबकी भी थोड़ी हेल्प करो कि कौन सा निमोनिक तुम यूज करोगे टू अंडरस्टैंड दिस टैक्सोनॉमी का जो डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट कैटेगरीज है। तो ये हो गया एक तरीका टैक्सोनॉमी का, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग लेवल्स क्रिएट करते हैं और उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं बेस्ड ऑन कि वो कितने सिमिलर है। जितने छोटे ग्रुप के अंदर, जितने छोटे लेवल के अंदर जाओगे उतना ज्यादा सिमिलैरिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा टैक्सोनॉमी। एक और दूसरा एक फील्ड है स्टडी का जिसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक्स। डिफरेंस इतना ही है कि सिस्टमैटिक्स में जो है हम क्या करते हैं, सिर्फ फिजिकल फीचर्स को देख के सिमिलैरिटी डिसाइड नहीं करते हैं, हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके आया, ठीक है। जैसे ह्यूमंस जो है वो चिंपैंजीज से इवॉल्व होके आए, तो हम ज्यादा सिमिलर चिंपैंजीज से होंगे। तो ऐसे जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है उसका भी ध्यान किस में रखा जाता है, सिस्टमैटिक्स में। टैक्सोनॉमी में हम ऊपर के फीचर्स को ही यूजुअली देखते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा मीनिंग अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो हम क्या करें, ट्राई करें और सिस्टमैटिकली चीजों को करें। सिस्टमैटिक्स इज एन एक्सपैंडेड फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के ऊपर हमने इसको बिल्ड किया है। टैक्सोनॉमी को और ज्यादा डिटेल में जब हमने देखना चाहा तो सिस्टमैटिक्स को हमने यूज किया। That not only includes identification, naming and classification, but also understands the evolutionary relationship amongst the organism. Taxonomy में कहाँ तक था, आइडेंटिफाई किया, नेम किया, क्लासिफाई किया। बट सिस्टमैटिक्स क्या करता है, और एक स्टेप आगे जाता है और क्या देखता है, इवोल्यूशनरीली वो दो ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे रिलेटेड थे। फाइलोजेनी जो है वो एक बेसिकली
जिसमें फाइलोजेनी क्या है, बेसिकली एक पूरा स्टडी का एक फील्ड है जिसमें हम देखते हैं कि इवोल्यूशनरीली कौन किससे रिलेटेड है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके आया है। ये जो है ये सिस्टमैटिक्स में ही देखा जाता है, टैक्सोनॉमी में हम इस चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं। फाइलोजेनी कैसे डिस्क्राइब किया हमने इसे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशनरी स्पीकिंग, हाउ आर टू ग्रुप्स इंटर रिलेटेड। Phylogenetic trees are diagrams that show who evolved from whom and when. So basically humans जो है वो चिंपैंजीज से इवॉल्व हुए, कब हुए, चिंपैंजीज फिर दूसरे प्राइमेट से कब इवॉल्व हुए, प्राइमेट जो है कौन से मैमल से इवॉल्व हुए, तो कैसे कैसे ये धीरे धीरे चेंजेस आते गए, ये हम लोग फाइलोजेनी में देखेंगे। फाइलोजेनी किस में देखते हैं, सिस्टमैटिक्स में देखते हैं, जो टेक्सोनॉमी के ऊपर हमने बिल्ड किया है, उसको और ज्यादा सिस्टमैटिक बनाने के लिए बिल्ड किया है। दिस इज यूज्ड टू शो कॉमन एंसेस्टर्स, डाइवर्जेंस एंड अडेप्टेशन। तो जब हम देखते हैं, इवोल्यूशन वाला चैप्टर हमने किया हुआ है, तो जब हम देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व होकर आया है, हमें और क्या समझ में आने लगता है कि हाँ, कि इनका कॉमन एंसेस्टर कैसा होगा, उनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी जिनका कॉमन एंसेस्टर होगा, वो कैसे चेंज हुए, कैसे अडेप्ट हुए ताकि वो एक नया ग्रुप में टर्न हो गए, राइट। ये हम देखते हैं। ये जो सारी चीजें हैं वो मॉडर्न सिस्टमैटिक्स का बेसिस बनाता है। ये था तुम्हारा पूरा लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, कैसे अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं और हम उनको कैसे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है, इवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी आ गए हम क्लासिफिकेशन, तुम्हारे सेकेंड चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। पहले हमें समझना है कि ये जो पूरा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे चेंज हुआ और अब हम कहाँ पे हैं, अब हम किस तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं। इनिशियली जब लोगों ने ट्राई किया कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, चलो इनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, तब जब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तब लोग ये करते थे ताकि बस उनको समझ में आए कि हाँ, कौन सा ऑर्गेनिज्म को किस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं, यूज पे डिपेंडेंट था। अर्ली अटेम्प्ट जो था वो किसके बेसिस पे था, यूटिलिटी के बेसिस पे था। यूटिलिटी मतलब इसका यूजफुलनेस क्या है, हाउ इज इट यूजफुल टू अस, हमें हमारे लिए कैसे यूजफुल है। एंशियंट टाइम्स में ह्यूमंस क्या करते थे, प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई कर देते थे उनके बेसिस पे कि उनको खा सकते हैं कि नहीं, कौन सा श्रब है, कौन सा ट्री है, कौन सा अर्ब है, इन सब के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया जाता था। तो दो प्लांट है, हम देखेंगे इसको खा सकते हैं, एडिबल है या फिर नहीं है। ये क्या है, यूज की बेसिस पे, क्या इसको मैं खाने के लिए यूज कर सकती हूँ कि नहीं। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि यूजफुल वर्सेस हार्मफुल, मतलब इस प्लांट का खा नहीं सकते हो सकता है बट कुछ और यूज है क्या, दूसरा प्लांट जो एक दूसरे प्लांट मतलब मेरे लिए वो हार्मफुल है, उसको टच किया तो पॉइजनस है या फिर स्टिंग करेगा। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे, प्रैक्टिकल यूज के बेसिस पे पहले लोग क्लासिफाई करते थे। ये कुछ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था, ये क्या था, मोर यूज बेसिस का क्लासिफिकेशन था कि हमारे काम की क्या चीज है, बस उतने को ही हम देखेंगे। इससे क्या बहुत सारे प्रॉपर सिस्टम्स बन पाए, नहीं बन पाए। एरिस्टोटल जो था वो एक पहला पर्सन था जिसने साइंटिफिकली सोचा कि हाँ, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं साइंटिफिकली, ठीक है, साइंटिफिक फीचर्स के बेसिस पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनिमल्स एंड प्लांट्स दो ग्रुप में रख दिया, ठीक है, बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब बॉडी के फीचर्स को देख के एरिस्टोटल ने किसको देखा, बॉडी के फीचर्स को देखा और ऑर्गेनिजम्स को सिंपल ग्रुप्स में रखना स्टार्ट कर दिया। बट प्रॉब्लम ये थी, ये जो सिंपल ग्रुप्स थे क्या उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आ पा रहे थे, नहीं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो इस ग्रुप की तरह भी नहीं है, उस ग्रुप की तरह भी नहीं है, वो कहाँ पे जाए। इनफैक्ट एक ही ग्रुप में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं हो सकता है, वो किसी दूसरे ग्रुप से ज्यादा रिलेटेड हो। तो एरिस्टोटल ने ट्राई जरूर किया, पर क्या वो सक्सेसफुल था, क्या वो एक अच्छा सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, नहीं। क्योंकि बहुत सारे अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप में आ गए जो आपस में बहुत सिमिलर नहीं थे, और बहुत सारे रिलेटेड वाले अलग अलग ग्रुप में जाने लगे। इसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो कौन लेके आया, कार्लस लीनियस। ये वही है जिन्होंने जो तुम्हारे नॉमेनक्लेचर में भी हेल्प किया था। इन्होंने दो ग्रुप बनाए, एरिस्टोटल्स के सिमिलरली ही बनाए, प्लांटी एंड एनिमिलिया। देखो एरिस्टोटल ने कुछ उनको नाम नहीं दिए प्लांट्स या एनिमल्स, उसने बस ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये सेम दिखते हैं, ये एक ग्रुप है, ये हो सकता है बर्ड्स का ग्रुप है, ये किसका ग्रुप है, ये किसी फिश का ग्रुप है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सिस्टम लाने का ट्राई किया एरिस्टोटल ने, पर प्रॉपर सिस्टम नहीं बना। कार्लस लीनियस ने क्या किया, दो ग्रुप बनाए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी ऑल द प्लांट्स, एनिमेलिया ऑल द एनिमल्स, ठीक है।
प्लांटी में उन्होंने सारे ग्रीन प्लांट्स को रख दिया, एल्गी, फंगाई एंड मॉसेस, उन सबको भी किस में रख दिया? इन्होंने क्या किया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया प्लांट और एनिमल्स का, राइट? नाउ क्या ये एक अच्छा सिस्टम था? अगर था तो क्यों अच्छा था और इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी? ठीक है, देखो सबसे पहले अच्छी चीज क्या थी, ये काफी सिंपल था। प्लांट्स एनिमल्स आपस में बहुत डिफरेंट होते हैं। एक प्लांट को यूजुअली तुम देख के बोल सकते हो कि वो प्लांट है, एनिमल को देख के तुम बोल सकते हो एनिमल है। तो ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो था तो काफी सिंपल, इसलिए काफी ज्यादा यूजफुल लग रहा था लोगों को, बट इसमें प्रॉब्लम्स काफी सारे थे। प्रॉब्लम्स काफी सारे क्या थे? जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई, लोगों को माइक्रोस्कोप का पता चला, उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है जैसे बायोकेमिस्ट्री आ गई, जेनेटिक्स आ गई, ये सारी जो टेक्नोलॉजी आती गई, एडवांसेस होते गए, तो लोगों को समझ में आने लगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो एक ही ग्रुप में थे वो आपस में बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थे। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया था, बट उनके सेल्स को अगर हम देखें माइक्रोस्कोप के अंदर तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट थे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी, कोई डिस्टिंक्शन नहीं था प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में थे। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस जो कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते वो ऑर्गेनिजम्स भी सेम ही ग्रुप में थे, क्योंकि वो सिमिलर मॉर्फोलॉजी के थे। तो अब ये था प्रॉब्लम। जब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे माइक्रोस्कोपी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई, तो हमें समझ में आने लगा कि ये जो दो ग्रुप्स है ये इनफ नहीं है, क्योंकि इन दो ग्रुप्स की वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो आपस में बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थे, पर उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया था। तो ऑब्वियसली ये तो फिर फायदेमंद नहीं है। ये जो ग्रुपिंग है ये किसके बेसिस पे थी? सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे थी। तो हमें क्या समझ में आने लगा कि अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ बाहर के फीचर्स को ना देखें और साइंटिफिक स्टडी करें, कोई और एक बेटर सिस्टम लेके आए। फिर कौन आया? विटेकर। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, और ये क्लोजेस्ट है जो आज हम बेसिकली आज हम इसी को फॉलो करते हैं विद अ स्मॉल चेंज। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच ली गई। इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देख के ही, सिर्फ बाहर के फीचर्स को देख के अलग अलग ग्रुप में नहीं रखा गया, बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी बहुत सारे दूसरे फीचर्स को भी देखा गया, जैसे कि सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किस मोड में न्यूट्रिशन एक्वायर कर रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, आपस में इवोल्यूशनरीली क्या रिलेशनशिप है। तो सेल के टाइप को देखा तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स थे, दोनों को अलग ग्रुप में रख दिया गया। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा कि वो मल्टीसेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर है। अगर यूकैरियोट है तो मल्टी वर्सेस यूनी को अलग ग्रुप में रखा गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक है, उसके बेसिस पर अलग ग्रुप्स बनाए गए। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो फिर उसका बॉडी का मॉर्फोलॉजी, उस सेल का जो टाइप है वो कैसा है, उसके बेसिस पे अलग रखे गए, और इसमें हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है काफी ज्यादा साइंटिफिक था कंपेयर टू इससे पहले जो भी था। अब इसमें कौन से 5 ग्रुप्स बने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा क्या था? सबसे पहले सेल को देखा। सेल में अगर देखा गया कि हाँ, सेल में कोई भी जो दो ग्रुप्स बनाए, क्या देखा कि सेल में अगर किसी सेल में न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो उसको क्या बोल दिया? यूकैरियोट। क्या बोल दिया इसको? यूकैरियोट्स। और अगर नहीं है तो फिर क्या बोला इसको? प्रोकैरियोट। ठीक है, अगर न्यूक्लियस नहीं है, अगर न्यूक्लियस नहीं है और वो प्रोकैरियोट है तो उसको कौन से ग्रुप में रखा गया? मोनेरा। एंड अगर यूकैरियोट है तो फिर उसको और फर्दर देखा गया, क्योंकि यूकैरियोट्स बहुत सारे हैं। यूकैरियोट्स में देखा कि अगर यूनिसेलुलर है, मतलब वन सेल है, सिंगल सेल है, तो उसको किस ग्रुप में रख दिया? प्रोटिस्टा। कौन सा ग्रुप बना दिया? प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल्ड है बट यूकैरियोट है। ऐसे हमें स्टडी करने, नीचे से ऊपर, सिंगल सेल्ड बट यूकैरियोट। मोनेरा क्या है? वो प्रोकैरियोट्स है, और वो भी क्या है? यूनिसेलुलर ही है। प्रोकैरियोट्स यूजुअली हमने पहले भी देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते। फिर अगर यूनिसेलुलर नहीं है, सिंगल सेल नहीं है, मल्टीपल सेल है। कैसे सेल्स है? मल्टी सेलुलर अगर है तो फिर उसको और फर्दर स्टडी किया गया। मल्टी सेलुलर में देखा कि हाँ, मल्टी सेलुलर तो है, पर क्या सेल वॉल है? अगर सेल वॉल है तो अलग ग्रुप, और अगर सेल वॉल नहीं है तो इसको रख दिया कौन से ग्रुप में?
एनिमेलिया में। किस में रख दिया? एनिमेलिया में। मैं फिर से लिख दे रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। अगर सेल वॉल है तो फिर फर्दर और हमने देखा, फर्दर क्या देखा कि अगर सेल वॉल है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर कर पाता है तो फिर अगर वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है तो हमने बोला कि इसको हम रखेंगे कौन से ग्रुप में? प्लांटी में। ठीक है, सो इसको रख दिया गया प्लांटी में। ठीक है, बट सेल वॉल है पर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, नो फोटोसिंथेसिस, तो हमने इसको किस में रख दिया? हमारे लास्ट ग्रुप में, विच इज फंगाई। तो अगर मैं फंगाई को देखूं, इसको हम स्टडी कैसे करेंगे? फंगाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता बट उसके पास सेल वॉल है। वो मल्टीसेलुलर, इसमें एक एक्सेप्शन है ईस्ट का, मल्टीसेलुलर है और वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो ऐसे हमें देखना है। तो कोई भी अगर मुझे यूकैरियोट मिले तो उसमें मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है कि वो मल्टी है या यूनी है। अगर यूनी है तो सीधा सीधा वो क्या बन गया? तुम्हारा प्रोटिस्टा। ठीक है, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हर एक जगह है, डू नॉट वरी, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर वो मल्टीसेलुलर है तो फिर हमने आगे और देखा कि उसके पास सेल वॉल है या फिर नहीं है। अगर नहीं है, सीधा सीधा किसमें? एनिमेलिया में। अगर है तो फिर देखा कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो फंगाई, कर सकता है तो फिर प्लांटिंग। तो ये क्या थे? बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच था जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को इजी कुछ स्टेप्स को फॉलो करके रख सकते हैं किसी एक किंगडम में। 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके। 3 किंगडम्स को हम डिटेल में देखेंगे और 2 को हम ऐसे ऊपर ऊपर से देखेंगे। पहला क्या है? मोनेरा। मोनेरा याद करो क्या है? सारे तुम्हारे प्रोकैरियोट्स किस में आ जाते हैं? मोनेरा में आ जाते हैं। मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरिया है, पर 2 टाइप के बैक्टीरिया। एक है यू बैक्टीरिया जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। एक्चुअल बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया नहीं है। इसको हम बोलते हैं कि ये बहुत एंशिएंट टाइप का बैक्टीरिया है। एक्चुअली जो आर्की बैक्टीरिया है उसके बेसिस पे हमने एक और, जो तुम्हारा मोनेरा किंगडम है, उसको और 2 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, पर वो हम बाद में देखेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया क्या है? इसको हम बोलते हैं एंशिएंट सर्वाइवर्स, क्योंकि ये जो सेल्स है वो काफी ज्यादा यूनिक टाइप के होते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? ऐसे एनवायरमेंट्स में जो बहुत ज्यादा हार्श हो, जहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, पर कौन रहता है? आर्की बैक्टीरिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका जो सेल वॉल है वो केमिकली काफी डिफरेंट है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल वॉल है, ऐसे मटेरियल का बना हुआ है कि वो इसको एक सर्वाइविंग एज दे देता है, ज्यादा फायदा दे देता है। ये कहाँ मिलता है? एक्सट्रीम एनवायरमेंट में मिलता है, जैसे कि सॉल्टी लेक्स, बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन सॉल्ट वाले लेक्स में जहाँ कुछ और जिंदा नहीं रह सकता। हॉट स्प्रिंग्स में जहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है। स्वैम्प्स में जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। ऐसे ऐसे एनवायरमेंट में वो रहता है। बेस्ड ऑन कि वो कहाँ रहता है, देयर आर 3 मेन टाइप्स। हेलोफाइल्स जो है वो कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा डेड सी, जिसमें सॉल्ट का कंसेंट्रेशन इतना है कि तुम ऑलमोस्ट कभी डूब ही नहीं सकते, तुम बस फ्लोट ही करोगे। थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स क्या है? मतलब बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स में रहेंगे या फिर ऐसे जगह पे रहेंगे जहाँ पे एसिडिटी बहुत ज्यादा है, एसिडिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, हॉट एसिडिक स्प्रिंग्स में ये मिलते हैं। ऐसा कंडीशन जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता। फिर है तुम्हारा मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करते हैं, तुम्हारे सेलुलोज को डाइजेस्ट करके मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलता है? ये मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं स्वैम्प्स में मिलता है, काउ डंग में मिलता है। ये भी हमने ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में देखा था, जहाँ पे हम बायोगैस प्रोड्यूस करते टाइम इन ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, मेथेनोजेंस का। जो है क्या? एक आर्कीबैक्टीरिया है। ये एक प्रोकैरियोट है जो एक्सट्रीम कंडीशन में हमें मिलता है, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में मिल रहा है तो आर्कीबैक्टीरिया है, वो प्रोकैरियोट होगा। फिर आ जाता है हमारा यू बैक्टीरिया, जो कि एक्चुअली तुम्हारा रियल बैक्टीरिया है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा कॉमन टाइप, जैसे ही बोला बैक्टीरिया, तुम मोस्ट लाइकली किसकी बात कर रहे हो? यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हो। इनका रिजिड सेल वॉल होता है और अगर मूवमेंट है तो फिर फ्लैजिला होगा। अगर मूवमेंट है, मूव करने वाला बैक्टीरिया है, तो क्या होगा? फ्लैजिला होगा। याद करो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, कि वो माइक्रोट्यूब्यूल से कैसे बना हुआ रहता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, और ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ऐसे मूव करता है ये। यू बैक्टीरिया के कुछ टाइप है। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो एक्चुअली फोटोसिंथेटिक है नेचर में। ठीक है, फोटोसिंथेटिक है नेचर में।
किस स्ट्रक्चर की मॉडिफिकेशन की वजह से ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये जाके मुझे बताओ। तुम्हारा रिवीजन है ये। सेल वाले चैप्टर में हमने देखा था, जब बैक्टीरिया की हमने बात की थी तो हमने देखा था कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं एक कुछ तरीके से, जिससे हमें जैसे बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर पाता है, क्योंकि उनके पास ऑर्गेनेल तो नहीं होने वाला, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो इनके पास ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर है, मुझे एक बार रिवाइज करके नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि तुम्हें पता है, याद है तो अच्छे से लिखो, याद नहीं भी अगर है तो फाइन करके नीचे बताओ, सबको पता चलना चाहिए कि हमने क्या पढ़ाई की है। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करता है, ये एक ऐसे रिएक्शंस को कैरी आउट करता है जिससे एनर्जी मिलती है, एनर्जी जनरेट होती है, उससे फिर वो एटीपी बनाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, कीमोसिंथेसिस कर रहा है। ये ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, तुम्हारे सल्फर को, आयरन को, इन सारे सब्सटेंसेस को ये ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसको यूज करके वो एटीपी बनाता है। फिर है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब तुम्हारा नॉर्मल बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करेगा चीजों को, इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करेगा, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तुम्हारे मोनेरा वाले किंगडम में एक इंपॉर्टेंट, ये फिर से हम सेकंड टाइम देख रहे हैं इस चैप्टर में, माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोप्लाज्मा। ये हमेशा ही क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बट ये सर्वाइव कर पाते हैं किसके बिना, ऑक्सीजन के बिना। और ये क्या करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं नेचर में। पैथोजेनिक है मतलब ये कोई ना कोई डिजीज, इन्फेक्शन किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में कॉज करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट है, पर है क्या, प्रोकैरियोट। याद रखो, ये हम सेकंड टाइम देख रहे हैं। अब ये जो किंगडम है मोनेरा, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखो रिप्रोडक्शन यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम फिशन के थ्रू होता है। फिशन मतलब क्या, एक तुम्हारा सेल था, उससे तुम्हारे क्या बन गए, अभी ऑब्वियसली बैक्टीरिया है तो इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस तो नहीं होगा, तो बस ऐसे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे। इससे क्या बनेगा, दो ऐसे पहले ऐसे सेपरेट आउट होगा, एंड फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा, दो बैक्टीरिया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, फिशन है। फिशन में क्या, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है, फिशन के थ्रू। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे कैन प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर्स की बात हम फिर से करेंगे, फंगाई में एंड प्रोटिस्ट में भी स्पोर्स क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बाहर एक ऐसी कोटिंग होती है जो क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ज्यादा रिजिड होती है, और ये इस स्ट्रक्चर को बचा के रखती है। ये स्पोर क्या है, एक तरीके का समझो सीड जैसा ही एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल वगैरह सब कुछ है, एक सीड जैसा ही स्ट्रक्चर है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इसके पास होती है एक हार्ड कवरिंग जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन कैरी आउट करेगी। बहुत हार्श अगर कंडीशन है तो बैक्टीरिया क्या बना देगा, कोई कोई बैक्टीरिया, हर कोई नहीं, स्पोर्स बनाता है। फिर जैसी कंडीशन फेवरेबल होती है, ये जाके जर्मिनेट होते हैं और नया बैक्टीरिया बन जाता है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to another. Conjugation, ठीक है, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दो बैक्टीरिया होते हैं आपस में डीएनए शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये एक और तरीका है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। देखो याद रखो, असेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन डिफरेंस क्या है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, या तो फिर दो पेरेंट, दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे वेरिएशन ज्यादा आता है। असेक्सुअल में एक ही ऑर्गेनिज्म होता है। फिशन क्या हो गया, असेक्सुअल हो गया। बट यहाँ पे जो डीएनए का ट्रांसफर एंड एक्सचेंज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे ज्यादा वेरिएशन आ पाएगा। तो क्या मोनेरा भी ये करता है, हाँ कभी कभी करता है। मोनेरा सिंपल सा था, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। और रिप्रोड्यूस कैसे करता है, आर्कीबैक्टीरिया हार्श कंडीशन में, यूबैक्टीरिया तो हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया है जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं। साइनोबैक्टीरिया है जो कि एक तरीके से फोटोसिंथेटिक है, बट ऐसा बैक्टीरिया भी है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड वाला जो किंगडम है वो है तुम्हारा प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोट है, याद करो वो क्या है, यूकैरियोट है बट यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा वाला जो किंगडम है उसकी एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें कोई हार्ड लाइंस नहीं है। मतलब तुम्हें ये ऑर्गेनिज्म ना बहुत सारे दूसरे ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म के जैसे दिखेंगे। इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो प्लांट जैसे दिखते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो फंगाई जैसे दिखते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो एनिमल जैसे लगते हैं, उनके पास ऐसे फीचर्स है कि वो एनिमल के ग्रुप में भी आ ही जाता, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में ऐसे कोई हार्ड लाइंस नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है। बीइंग यूकैरियोट, उनके पास क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एंड इनके बॉडी में मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोटिस्टा होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, एक्वाटिक, मतलब वो वाटर
वाले एनवायरनमेंट में ज्यादातर रहते हैं। इसमें अलग अलग टाइप है जो हम देखने वाले हैं। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, इन सारे ग्रुप्स को हम देखेंगे। टोटल 5 ग्रुप्स है प्रोटिस्ट के, एक एक करके सबको देखेंगे। बट याद रखो प्रोटिस्टा यूकैरियोट है जो कि सिंगल सेलुलर है, इसके कोई हार्ड लाइंस नहीं है, बहुत सिमिलरिटी हमें देखते जाएंगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि सिमिलर होते हैं दूसरे ग्रुप से, ठीक है। और ये यूजुअली क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं नेचर में। क्योंकि यूकैरियोट है तो इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और दूसरे ऑर्गेनल्स भी होंगे। इनके पास भी कभी कभी फ्लैजिला होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स बोल रहे हैं हम, यूग्लिनॉइड के पास भी होगा फ्लैजिला, ठीक है। और ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली भी एंड असेक्सुअली भी कर सकते हैं। इनमें जाइगोट फॉर्मेशन तक होता है और फिशन जैसे प्रोसेसेस भी होते हैं। एक एक करके इन सारे ग्रुप्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटिस्टा में 2 ग्रुप्स, क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट से, तुम्हारे एनसीईआरटी का ही सेक्शन है। क्राइसोफाइट्स बोला ना तो फिर एक ध्यान रखना, डाई एटम्स को सोचना। किसको सोचना? डाई एटम्स को। ऐसे ना तुम हर एक ग्रुप का अगर एक ऑर्गेनिज्म ध्यान में रखोगे तो इजी होगा उस ग्रुप को याद रखना। कैसे इजीली याद रखेंगे? उसका एक ऑर्गेनिज्म याद रखो, उस ऑर्गेनिज्म का एक मेंटल पिक्चर बनाओ ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि उसमें क्या क्या मेन फीचर्स है। इस तरीके से तुम इजीली ग्रुप्स को याद रख सकते हो। देखो ग्रुपिंग हम कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम रखेंगे जिनमें सिमिलैरिटी हो। तो हर एक ग्रुप का अगर एक मेन जो कैरेक्टर है, जो मेन एक ऑर्गेनिज्म अगर तुम्हें याद हो, उसका एक मेंटल पिक्चर तुम्हारे माइंड में हो तो फिर तुम उसको इजीली याद रख सकते हो। तो डाई एटम्स जो है वो क्राइसोफाइट्स के एक अच्छे टाइप ऑर्गेनिज्म है। तो दे इंक्लूड डाई एटम्स इन गोल्डन एल्गी, ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरमेंट। फ्रेश वाटर में भी मिल रहा है, मरीन एनवायरमेंट में मिल रहा है। ये बस तैरते रहते हैं, पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, ये प्लैंक्टन्स की तरह बिहेव करते हैं। ये जो डाई एटम्स है वो, इसको डाई एटम्स इसलिए बोलते हैं, डाई एटम्स तो ये बेसिकली 2 सेक्शन का बना होता है, जो आपस में ऐसे सोप का बॉक्स होता है जिसमें साबुन रख सकते हैं और बंद कर सकते हैं, उसकी तरह बंद हो जाता है। 2 इसके सेक्शंस होते हैं। डाई एटम्स एक टाइम पे अर्थ पे इतने सारे थे कि उनके उनके जो फॉसिल्स है अभी इतने कॉमनली मिलते हैं कि इसको हम एक तरीके से एक टाइप का क्या बताते हैं, डाई एटोमिशियस अर्थ, मतलब डाई एटम से बना हुआ सॉइल, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो सेल है उसके अंदर क्या रहता है, एक सब्सटेंस रहता है जिसको बोलेंगे हम सिलिका। अब सिलिका जो है इस जो शेल को, जो बॉक्स है, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अभी तक ये डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं और इस डायटोमिशियस अर्थ को जो है हम क्या करते हैं, काफी सारे पॉलिशिंग वगैरह चीजों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या, ये छोटे छोटे ऐसे डाई एटम्स के शेल्स है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे पॉलिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह ये सब सुना होगा, जो तुम्हारे मेन फोटोसिंथेसिस वाले ऑर्गेनिजम्स है वो कौन है, डाई एटम्स है। और ये जो है एक तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे तुम्हारे ओशन के इकोसिस्टम में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है इसको एक तरीके से याद रखो, डाई मतलब 2 और इनके पास क्या है, फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला है। 2 फ्लैजिला ऐसा है कि एक ट्रांसवर्सल है और एक लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब 2 फ्लैजिला है, एक है वर्टिकली आता है और एक हॉरिजॉन्टली आता है। इसके पास भी, अब देखो ये भी क्या है, फोटोसिंथेटिक है नेचर में, और ये ज्यादातर कहाँ मिलता है, मरीन एनवायरमेंट में। पहला वाला दोनों में मिलता था, ये किस में ज्यादा मिलता है, मरीन में ज्यादा मिलता है। अलग अलग कलर्स में मिल सकता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, अलग अलग। काफी बार जो ओशन है, जो सीज है, उसमें इतने ज्यादा डायनोफ्लैजिलेट्स हो जाते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाता है, इट टर्न्स रेड इन कलर। जो रेड वाले डायनोफ्लैजिलेट्स उनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो पूरा का पूरा सी जो है वो रेड दिखने लगता है, ठीक है। इस कंडीशन को भी रेड टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। 2 फ्लैजिला याद रखो, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, एंड ऐसा ये फोटोसिंथेटिक नेचर का भी होता है, ठीक है। इतना अच्छे से विजिबल नहीं है पर 2 इसमें फ्लैजिला होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स कहाँ मिलते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में, अलग अलग कलर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में, इनके पास बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, एंड इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एंड काफी जल्दी जल्दी ये डिवाइड करते हैं। 2 हो गए तुम्हारे प्रोटिस्ट, ठीक है। ये है तुम्हारा थर्ड, यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। टोटल 5 की बात होने वाली है, ठीक है। एक क्या हो गया तुम्हारा, क्रेसोफाइट्स हो गया और डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो है थोड़े अजीब से हैं, इनमें
जो पिगमेंट्स है वो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं ना हमारे नॉर्मल वाले प्लांट्स, उसकी तरह इसके पास बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। एंड ये जो है ये स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है, फ्रेश वाटर जो कि ऐसे रुका हुआ है, पड़ा हुआ है, किसी पडल में अगर बहुत ज्यादा पानी बहुत टाइम से रखा हुआ रहे तो उसमें काफी बार ये मिलते हैं। इसमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं, पर डिफरेंस ये है कि इसका एक फ्लैजिला होता है लॉन्ग, एक फ्लैजिला कैसा है, लॉन्ग, और दूसरा फ्लैजिला कैसा है, शॉर्ट। एक लंबा सा फ्लैजिला, एक छोटा सा फ्लैजिला, ठीक है, लॉन्ग वन एंड अ शॉर्ट वन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, इसका जो सेल वॉल है, प्रोटिस्ट है, इसमें भी सेल वॉल है, इससे पहले दोनों में भी सेल वॉल था, एक में सिलिका ज्यादा डिपॉजिटेड था इसलिए उसको डायटोमिशियस अर्थ और प्लॉशिंग की तरह यूज करते थे। इसका जो सेल वॉल है वो ऐसा सब्सटेंस का बना है कि ये फ्लेक्सिबल है नेचर में। कैसा है, फ्लेक्सिबल। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्लेक्सिबल है नेचर में क्योंकि इसका जो पूरा सेल वॉल है एक प्रोटीन रिच सेल वॉल है। ये तुम्हारा वो सेलुलोज वाला सेल वॉल नहीं है जो रिजिड है, कैसा है, प्रोटीन रिच सेल वॉल है, इसको क्या बोलते हैं, पेलिकल, ठीक है। कैसा है ये सेल वॉल, प्रोटीन रिच है, और प्रोटीन रिच है तो फिर इसलिए क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, प्रोटीन रिच, विच मेक्स दिस फ्लेक्सिबल। इसका शेप क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। तो स्टैग्नेंट वाटर में मिल रहा है, फ्लेक्सिबल सेल वॉल है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा है, पेलिकल है, और इसमें 2 फ्लैजिला है, एक लॉन्ग है और एक क्या है, शॉर्ट है। इनका इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर एक्सक्यूज मी, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट प्रेजेंस है तो फोटोसिंथेसिस ये करेंगे, बट अगर सनलाइट नहीं है, अगर सनलाइट प्रेजेंट ही नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकते, तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे, ये हेट्रोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अटैक करेंगे और खुद को जिंदा रखेंगे बिना फोटोसिंथेसिस के भी, ठीक है। इंटरेस्टिंगली पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, ठीक है। यूग्लिना एक तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है, ये तुम्हारा यूग्लिना ही है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज फोटोसिंथेटिक, बट व्हेन सनलाइट इज डिप्राइव्ड, मतलब सनलाइट नहीं मिल रहा है तो किसकी तरह एक्ट कर रही है, हेट्रोट्रॉफ्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, और दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को ये खा रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तुम्हारा थर्ड प्रोटिस्ट है यूग्लिनॉइड। फोर्थ है तुम्हारा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स को कैसे याद रखोगे, ये फंगाई लाइक है, कैसा है ये, फंगाई लाइक है, तो ये प्रोटिस्टा, बट इसके जो फीचर है किसकी तरह है, फंगस जैसे है। फंगस जैसे क्यों है, क्योंकि ये है सैप्रोफिटिक इन नेचर। तुम लोगों ने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है, 10th ग्रेड में वगैरह में पढ़ा है कि फंगाई क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डीकिंग मैटर पे वो ग्रो करते हैं, एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, चीजों को बाहर ही ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करते हैं। तुम्हारे स्लाइम मोल्ड्स भी वैसे ही है, ये काफी बार डीकिंग ट्विग्स और लीव्स के ऊपर मूव करते हैं, इसके जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको फिर कंज्यूम करते हैं, उसको क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं, मतलब अपने अंदर ले लेते हैं। काफी बार जब कंडीशन सही नहीं होती है तो फिर जब कंडीशन सही होती है, सूटेबल कंडीशन में, ये सारे मिल के एक एग्रीगेट बनाते हैं। एग्रीगेट बनाना मतलब एक ग्रुप बनाना, क्या बनाना, एक ग्रुप बनाना। जब कंडीशन अच्छी मिल गई तो एक ग्रुप बनाएंगे, इस ग्रुप को बोलेंगे प्लाज्मोडियम। ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जिसको जो तुम सोच रहे हो अगर तुमने तुम्हारे ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर किया है, जो मलेरिया कॉज करते हैं, ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है, उसकी भी बात होगी, वो भी एक प्रोटिस्ट ही है, तुम लोग सही सोच रहे हो, बट ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। तो ये प्लाज्मोडियम क्या है, जब स्लाइम मोल्ड जो है, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स आपस में आके एक ग्रुप बनाए तो इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम। और ये क्या करता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है, एक साथ आपस में मिलके ये बहुत ज्यादा बड़े एरिया को कवर कर सकता है। बट अगर कंडीशन अच्छी नहीं है, मैंने क्या बोला कि कंडीशन अच्छी है तो फिर क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा, बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा। बट जब कंडीशन अच्छी नहीं है, फंगस की तरह बिहेव करने लगता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है जिससे स्पोर्स को रिलीज करता है, ठीक है। क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज सुनो तो एक मशरूम जैसी चीज को इमेजिन करना, जो एक ऐसा सैक होगा, एक छोटा सा एक बॉल जैसा होगा, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जो स्पोर्स, जिनके ऊपर क्या होता है, स्पोर्स होता है, फिर ये स्पोर्स जाके अलग अलग जगह पे फैल जाएंगे। याद करो स्पोर्स क्या होता है, काफी ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, well, हमें नहीं, स्पोर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए वो अनफेवरेबल कंडीशन में जब चीजें अच्छी नहीं चल रही तब क्या बनाएंगे, स्पोर्स,
और स्पोर्स में क्या होगा, ट्रू वॉल होगा जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रहेगा काफी, और एक्सट्रीम कंडीशन में इसको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, बहुत सालों सालों तक ये जिंदा रह सकते हैं। सो स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। स्लाइम मोल्ड है, प्रोटिस्टा है, बिहेव कैसा कर रहा है, फंगस जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, सैप्रोफिटिक है नेचर में, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है, ऑर्गेनिक चीजों को अपने अंदर ले लेता है, बहुत सारे ग्रुप्स बनाता है, प्लाज्मोडियम के नाम से इसको हम जानते हैं, जो एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है। सेम प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया कॉज कर रहा है, याद रखो। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, चीजें अच्छी नहीं चल रही है, फ्रूटिंग बॉडी बना के, स्पोर्स बना के आप इधर उधर फैल जाता है स्लाइम मोल्ड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, फंगाई की तरह। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट, प्रोटोजोअन्स। ये है वो जिसके बारे में तुम सोच रहे थे प्लाज्मोडियम में, उसका भी एक सब टाइप है एक्चुअली। अब प्रोटोजोन्स जो है वो क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अभी तक किसकी बात हो रही थी, देखो अभी तक हमने बात की तीन पहले जो क्या थे, फोटोसिंथेटिक थे, कभी फोटोसिंथेटिक है कभी हेटेरोट्रॉफिक है, तुम्हारे यूग्लिनॉट। उससे पहले के दो क्या थे, फोटोसिंथेटिक थे। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक था, फंगाई जैसा था इसका बिहेवियर, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है। प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉफिक है, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं। चार टाइप के प्रोटोजोअन्स है, कितने टाइप के हैं, चार टाइप के। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, अमीबा लाइक प्रोटोजोअन्स। ये क्या करेगा, ये जाके ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्रोटिस्टा ज्यादातर एक्वाटिक रीजन में रहते हैं, तो ये क्या है, अमीबा के जैसा है, ये क्या करेगा, जाके जैसे ही इसको कुछ सूटेबल मिलेगा तो सूडोपोडिया बाहर फॉल्स फीट लेके जाएगा अपना बाहर, ठीक है, क्या होगा, ऐसे इसको कुछ दिखेगा, फॉल्स फीट बनाएगा, फिर जाके उसको क्या कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा, उसको अपने बॉडी के अंदर ले लेगा, फूड वैक्यूल जैसा बना के। ये क्या करते हैं, काफी बार डिजीज कॉज करते हैं, जैसे एंट अमीबा जो है वो एक पैरासाइट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, अमीबा लाइक प्रोटोजोन्स है। फिर है तुम्हारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन मतलब जिसमें फ्लैजिला है, और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब ये प्रेडेटरी भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स की तरह भी हो सकते हैं। प्रेडेटरी वाले क्या होते हैं, प्रेडेशन करते हैं, फ्री रहते हैं, मतलब वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहे जरूरी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज है इनमें क्या है, फ्लैजिला है। और इनके जो पैरासिटिक फॉर्म से, पैरासाइट मतलब किसी होस्ट के अंदर रहे, वो काफी सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, इसमें से एक इंपॉर्टेंट है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। अमीबा लाइक फ्लैजिलेटेड। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन पैरामीसियम, ये क्या है तुम्हारा, पैरामीसियम। पैरामीसियम जो है वो एक सीलिएटेड प्रोटोजोन है जिसकी बॉडी में क्या है, बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, याद करो सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला जो है वो आसपास के फ्लूइड को मूव करता है, और ये फूड को क्या करेगा, पुश करके माउथ लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका उसके पास लेके जाएगा। फूड जो है एक तरीके से जहाँ पे मुंह है उसके पास फूड को ऐसे ऐसे हिला के लेके चला गया। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, और ये क्या करते हैं, मूवमेंट कॉज करते हैं। किसका मूवमेंट कॉज करते हैं, वाटर का मूवमेंट कॉज करते हैं। क्या उस ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करेंगे, नहीं, वो फ्लैजिला का काम है। पैरामीसियम क्या करता है, आसपास के पानी को मूव करता है ताकि फूड जो है वो कहाँ जा पाए, उसके बॉडी में जो कैविटी है, जो माउथ लाइक कैविटी है, उसके अंदर वो फूड को लेके जा पाए, ठीक है। पैरामीसियम तुम्हारा एग्जाम्पल है। लास्ट में आ गया तुम्हारा स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो है तो प्रोटोजोन, है तो प्रोटिस्ट ही, बट इनका एक स्टेज होता है लाइफ का जो स्पोर की तरह होता है। किसकी तरह होता है, स्पोर की तरह। याद करो प्लाज्मोडियम में स्पोरोजोइट्स थे, वो ऐसे स्टेज जो कि एक्चुअली जाके तुम्हारा इन्फेक्शन कॉज करते थे। इसका सबसे नोटोरियस, सबसे ज्यादा इनफेमस क्या है, प्लाज्मोडियम, जो क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। इनका स्पोर लाइक जो स्टेज है वही जाके ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। कहाँ से एंटर करता है ह्यूमंस के अंदर, तुम्हारा जो मस्कीटो है, एनोफिलिस मस्कीटो है फीमेल, उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर होता है। जब वो बाइट करती है तो बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट्स जो है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो एंटर करते हैं, ठीक है। एंड ये हो गया तुम्हारा प्रोटिस्टा, ठीक है। 5 हैं, देखो ऑलरेडी बताया मैंने कितने हैं तुम्हारे पास, 5 हैं। क्रिसोफाइट्स डाई एटम्स, ठीक है, जो कि सबसे ओशन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स है। सोप लाइक स्ट्रक्चर की तरह उसका शेल बंद होता है, 2 सेक्शंस होते हैं।
डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं क्योंकि उनका अमाउंट इतना ज़्यादा था, उनके सेल में क्या होता है, सिलिका होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स, 2 फ्लैजिला होते हैं, उसमें एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है लैटिट्यूडनल। ये जो है ये तुम्हारे यूजुअली मरीन एनवायरनमेंट में मिलते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में, अलग-अलग कलर के होते हैं। कभी-कभी पूरे सी को कैसा बना देते हैं, रेड कलर का भी बना देते हैं, रेड टाइड्स बोलते हैं। यूग्लिनॉइड्स जो है, यूग्लिनॉइड्स इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इनके पास क्या होता है, 2 फ्लैजिला होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। जो ये ऑर्गेनिज्म है तो फोटोसिंथेटिक अगर लाइट हो, बट अगर लाइट नहीं है तो फिर हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फिर वो हंट करने लगता है। ये जो है स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है, जो पानी रुका हुआ रहता है उसमें मिलता है, और इसमें ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो बड़े बड़े प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। सो ये तुम्हारा यूग्लिनॉइड। फिर आ गया तुम्हारा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है फंगस जैसा है, कैसा है, फंगस जैसा है, और वो क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जब एनवायरनमेंट अच्छा ना हो। जब एनवायरनमेंट अच्छा हो तो फिर बहुत सारा बड़ा ग्रुप बना के बड़े एरिया को कवर करता है, प्लाज्मोडियम उसको भी बोलते हैं, पर इट्स नॉट द सेम। प्रोटोजोन्स जो है फर्दर 4 टाइप के हैं अपने, ठीक है। प्रोटोजोन्स क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर उनको हंट करते हैं या तो फिर पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। तुम्हारे इसमें तुम्हारे सीलिएटेड है, फ्लैजिलेटेड है, और तुम्हारे प्रोटोजोन्स है, स्पोरोजोन्स है, सॉरी, स्पोरोजोन्स है, और फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, एंड तुम्हारा अमीबा लाइक है। सो अमीबा लाइक, स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स तुम्हारा प्लाज्मोडियम जो स्पोर लाइक स्टेज होता है जिसमें, अमीबॉइड मतलब अमीबा लाइक, एंट अमीबा, ठीक है। सिलिएटेड मतलब उसमें छोटे छोटे सीलिया होते हैं तुम्हारे, पैरामीसियम। फ्लैजिलेटेड मतलब जिसमें फ्लैजिला होता है जो मूव करने में हेल्प करता है। ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। इसको बैठ के अच्छे से समझ के लिख के करना है तुम्हें, और इसमें जो मेन मेन फीचर्स है बस उतना ही ध्यान रखो, सब कुछ याद करने मत बैठो। मुझे पता है रियलिस्टिकली कि सब कुछ याद नहीं हो सकता, ठीक है, तो जितना याद हो सकता है उतना याद करो। थोड़े बहुत लिंक्स बनाओगे, स्लाइम मोल्ड जो फंगस जैसा है, कुछ कुछ कनेक्शंस बनाओगे तो इजीली याद होगा, ठीक है। बस इसे ब्लाइंडली बस पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए याद हो जाएगा, रट्टा लगा लेंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कनेक्शंस बनाओ आपस में, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से भी कनेक्ट करो। अब आ गए हम फंगाई में, जो तुम्हारा थर्ड किंगडम है, ठीक है। थर्ड किंगडम जिसको हम थोड़ा ध्यान से देखने वाले हैं, प्लांटियन एनिमिलिया के इतने ज्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे। जो फंगाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसा है, यूकैरियोटिक है नेचर में, उसका सेल वॉल होता है पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, यूजुअली मल्टीसेलुलर होता है, बट एक एक्सेप्शन है तुम्हारा ईस्ट, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन सा है, ईस्ट है। इसका जो सेल वॉल है वो काइटिनिक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है जिसका वो बना होता है, और इसमें पॉलीसेकेराइड्स भी है। पॉलीसेकेराइड्स क्या है, एक पॉलीमर है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, बेसिकली शुगर का पॉलीमर है ये। काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड इसके सेल वॉल में होता है जो इसको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यूजुअली सैप्रोफिटिक होता है ये, पर ये पैरासिटिक भी हो सकता है या फिर सिम्बायोटिक नेचर का भी हो सकता है। सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करना, उसको डिसॉल्व करके। पैरासिटिक मतलब पैरासाइट की तरह बिहेव करना, किसी होस्ट से न्यूट्रिशन को लेना। और सिम्बायोटिक हम एंड में देखेंगे, जो तुम्हारा लाइकन वाला केस है जो हमने पढ़ा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस में पढ़ा था, ये तुम्हारे म्यूचुअलिज्म वाले सेक्शन में पढ़ा था, इकोलॉजी में, उसमें भी फंगाई पार्टिसिपेट करता है। रिप्रोडक्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंगाई वाला जो सेक्शन है तुम्हारे बुक का, उसमें रिप्रोडक्शन, वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे ही देखते चलो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये तुम्हें मेंटरशिप से मिलता है। अगर तुमने बायो नहीं पढ़ी है तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से फॉलो करो। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकता है, जो कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किसी बॉडी के पार्ट से हो जाए, फ्रैगमेंटेशन से यूजुअली होता है। असेक्सुअल जिसमें बेसिकली एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें, जिसमें फ्यूजन इन्वॉल्व होता है, 2 अलग अलग हाइफी जो है वो फ्यूज करते हैं एंड एवरीथिंग, हम बात करेंगे। हैबिटेट, किस टाइप का एनवायरनमेंट इसको पसंद है, इसको यूजुअली मॉइस्ट एंड वार्म एनवायरनमेंट पसंद है। ह्यूमिडिटी जहाँ पे हो और वार्म हो जहाँ पे, वहाँ पे ये ग्रो करता है। ऑब्वियसली इसको कुछ ऑर्गेनिक मैटर तो चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे 3 फंगाई के पिक्चर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लो। फर्स्ट है तुम्हारा म्यूकर, एस्पेरिगलस एंड एग्रिकस, ठीक है। ये सारे तुम्हारे 3 फंगाई है। बस जो फिगर्स है वो देखते चलो, बहुत ज्यादा देखो, याद जिसको रहता है वो अच्छी बात है, मेरे को इतना याद नहीं रहता, ठीक है। मैं एक चीज ऑनेस्टली बताऊं, बहुत ज्यादा नेम्स एंड ऑल ये सब इतना
हर किसी को याद नहीं रहता। अगर तुम्हारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, बट मैं किस पे बिलीव करती हूँ, लॉजिक्स पे बिलीव करती हूँ, ठीक है। मैं चीजों को कनेक्ट करके स्टोरी के फॉर्म में याद रखने में बिलीव करती हूँ। तो उस तरीके से मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे जो है वो उस चीज को यूज कर पाएंगे। अब मैंने क्या बताया कि फंगाई जो है उसमें रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है हमें याद रहे। जो सेक्सुअल साइकिल है किसी भी फंगाई का, जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। जब फंगाई रिप्रोड्यूस करे सेक्सुअली, उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, दो जो स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, जो 2 गैमीट्स है उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। याद करो प्रोटोप्लाज्म क्या है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मतलब उनके सेल के अंदर का पूरा फ्लूइड, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो फ्यूज होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो अगर इमेजिन करो, ये समझो 2 गैमीट्स है। क्या है ये? 2 गैमीट्स हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस है, रिमेंबर ये यूकेरियोट है, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, बहुत सारे क्या है, ऑर्गेनल्स है। ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे, मतलब इसके अंदर क्या होगा, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज होगा। इनिशियली उनका जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है, उनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। उसके बाद होगा, ये हो गया तुम्हारा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है, पूरा का पूरा जो सेल का स्ट्रक्चर है, पूरा फ्लूइड है, वो फ्यूज होगा। न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ है, नेक्स्ट स्टेप है न्यूक्लियस का फ्यूज होना, जिसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी। कैरियोगैमी, कैरियो रेफर्स टू न्यूक्लियस। अब क्या होगा, न्यूक्लियस फ्यूज होगा और इवेंचुअली तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक डिप्लॉयड, क्या मिल जाएगा, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जिसमें 2 कॉपीज होंगी, किसकी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की 2 कॉपीज होंगी। अभी काफी बार क्या होता है, जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है तो कैरियोगैमी क्या होता है, समटाइम्स कैरियोगैमी डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस। तो इमीडिएटली काफी बार जो डिप्लॉयड वाला कंडीशन है वो नहीं बनता है। इस पूरे स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, जब इसका ये वाला जो स्टेज है आ जाता है, इसको हम बोलते हैं डाइकैरियन। डाइकैरियन, डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। क्योंकि अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए तो अपने पास क्या है, डाइकैरियन है। इस पूरे फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज। इस स्टेज को, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे डाइकैरियन, ठीक है। इस कंडीशन को बोलेंगे डाइकैरियन। बट इस फेज को, जब ये चीज कंप्लीट नहीं हुई है, इस फेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज, ठीक है। देखो, when a fungus reproduces sexually 2 haploid hyphae of compatible mating types, मतलब 2 हाइफी है जो क्या है, हैप्लॉइड है नेचर में, उनके पास क्या है, एक एक कॉपी है, N और N। वो क्या करेंगे, दे कम टुगेदर एंड फ्यूज। 2 हाइफी जो आपस में हैप्लॉइड है, एक दूसरे से कंपैटिबल है, वही उसका गैमीट है। वो आके क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। जब ये फ्यूज करते हैं, the fusion of the 2 haploid cells immediately results in diploid cells। यूजुअली क्या होता है, दोनों फ्यूज होके सीधा तुम्हें डिप्लॉयड मिल गया। बट इन अदर फंगाई, कुछ फंगाई में एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, ये जो 2 टाइप की फंगाई है उसमें क्या होता है, काफी बार ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है तुम्हें। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज में क्या होता है, an intervening dikaryotic stage where there are 2 nuclei per cell। एक बीच का एक स्टेज आता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस है, N and N, 2 न्यूक्लियस वाला स्टेज आता है, occurs and such a condition is called dikaryon। मतलब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियन कंडीशन बोलते हैं, और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। ये टेम्परेरी बीच का एक स्टेज है, इसके बाद क्या ये डिप्लॉयड हो जाएगा, हाँ, 2N। द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज in which reduction division occurs leading to formation of haploid spores। ये 2N बन गया, इसके बाद क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा तुम्हारा, फ्रूटिंग बॉडी। याद रखो, फ्रूटिंग बॉडी बोला तो एक सैक को इमेजिन करो, मतलब एक बैग जैसा स्ट्रक्चर इमेजिन करो, जिसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे सेल्स होंगे। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे सेल्स है जो डिप्लॉयड है, उनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा।
उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ होगा, ठीक है। और इससे फिर क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जो जाके अलग अलग जगह फैल जाएंगे और वहां पे न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे, न्यू फंगस को प्रोड्यूस करेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। जो ये पूरा तुम्हारा फंगाई किंगडम है उसको अलग अलग क्लासेस पे हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि उसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, उसके अंदर किस टाइप का माइसीलियम है, जो पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, एंड फ्रूटिंग बॉडीज किस टाइप की बनती है, उसके बेसिस में अलग अलग टाइप के फंगाई तुम्हारे होते हैं। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो है ये बेसिकली, इसको तुम्हें कैसे याद रखना है, ये एक्वाटिक हैबिटेट में मिलता है, वाटर वाले हैबिटेट में मिलता है, ये मॉइस्ट कंडीशन में मिलता है जहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग वुड वगैरह पे ये ग्रो करता है, या तो फिर प्लांट्स को पैरासिटाइज करता है, मतलब प्लांट में एक पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। माइसीलियम इज असेप्टेट एंड ओइनोसाइटिक, मतलब इसका जो माइसीलियम है, जो ये पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियस है। क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियस है, पर इसके बीच में जो डिवीजन है, जो सेप्टम है वो मिसिंग है। सेप्टम जो है वो क्या है, मिसिंग है, असेप्टेट है ये, ठीक है। सो माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे तुम्हारा हो गया फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, जिसके बीच में जो पूरा पूरा थ्रेड है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, पर ऐसे अलग अलग सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम। A zygospore is formed by fusion of two gametes. Zygospore मतलब दो स्पोर्स के, दो गैमेट के फ्यूजन से जो स्पोर बने। These gametes are similar in morphology और डिसिमिलर। तो ये जो गैमेट्स बनते हैं जिनके फ्यूजन से ये जाइगोस्पोर बनेगा, वो सिमिलर भी हो सकते हैं, आइसोगैमस भी हो सकता है, आइसो मतलब सेम, या फिर एनाइसोगैमस और ऊगैमस भी हो सकते हैं, मतलब जो अलग अलग होते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस जो तुम्हारा ब्रेड मोल्ड क्लासिक एग्जांपल है, लो ग्रेड्स में तुमने अपने स्कूल में किया होगा। ब्रेड को रख दो और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर उसमें वो ग्रो करने लगता है, राइजोपस, ठीक है। ये सब क्या है, तुम्हारे फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। असेप्टेट, इसमें माइसीलियम होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें जो स्पोर्स है वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, आइसोगैमस भी हो सकते हैं, या तो फिर ऊगैमस भी हो सकते हैं। फिर आ गया तुम्हारा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जो है उसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली, इसको 1 सेकेंड, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सैक फंगाई। सैक फंगाई आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, बट कभी कभी वो यूनिसेलुलर भी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। पेनिसिलियम याद करो, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुआ था, और ईस्ट जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है अल्कोहल के प्रोडक्शन में, ब्रेड प्रोडक्शन वगैरह में यूज होता है। दीज आर सैप्रोफिटिक डीकम्पोजर्स और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि वो सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं या तो फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनका जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। ब्रांच्ड है मतलब इसमें बहुत सारे ब्रांचिंग्स होंगी, और सेप्टेट होगा मतलब इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, ऐसे एक सेपरेशन क्रिएटेड रहेगा, ठीक है, सेप्टेट। Septum is present. Asexual spores are onidia produced by exogenously on the special mycelium. अभी देखो ये जो था वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस था किसी एक सैक के अंदर। किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा था, स्पोरेंजियम के अंदर। ऐसे एक पूरा ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्पोर्स बनते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। ये क्या है, एक सैक है जिसके अंदर क्या बनेगा, बहुत सारा स्पोर बनेगा। किस में हो रहा है, ये फाइकोमाइसिटीज में हो रहा है। एस्कोमाइसिटीज में क्या हो रहा है, माइसीलियम के ऊपर ही बहुत सारे स्पोर्स बन सकते हैं। तो ये कैसा बन गया तुम्हारे, एक्सोजीनियसली, मतलब बिना किसी सैक के बन सकता है। या फिर ये जो ओनिडिया है वो जर्मिनेशन से भी माइसीलियम को प्रोड्यूस कर सकता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स which are produced endogenously in sac like asci। मतलब ये जो स्पोर्स है जो माइसीलियम के ऊपर बन गए, ये कैसे हैं, असेक्सुअल नेचर के हैं। बट जो स्पोर्स के अंदर बने, जो ऐसे तुम्हारे सैक के अंदर जो बने, वो क्या होंगे,
सेक्सुअल होंगे नेचर में, सेक्सुअल स्पोर्स होंगे, ठीक है। These ascaria are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. Some examples are Asparagus, Caviceps, Neurospora. ठीक है, न्यूरोस्पोरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज होता है बहुत सारे जेनेटिक वर्क्स में। इसको याद कैसे रखोगे? तुम्हारे ट्रफल्स वगैरह पता है, जो जैसे तुम्हारे डॉग्स होते हैं, जो वैसे हर डॉग्स नहीं, जैसे ट्रेन डॉग्स होते हैं, ट्रफल्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, ट्रफल चॉकलेट्स वगैरह हम सुनते हैं। तो बेसिकली एक एस्कोमाइसिटीज है जो कि इसमें सेप्टम वाले माइसीलियम होते हैं। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स दोनों होते हैं। असेक्सुअल स्पोर्स जो है माइसीलियम के ऊपर ही बन जाते हैं, यानी एक्सोजीनियसली। एंडोजीनियसली कौन से बनते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज तुम्हारा हो गया है। नेक्स्ट है तुम्हारा बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये देखो, ये जो दोनों है ना तुम्हारा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, इन दोनों में होता है वो डाइकैरियन स्टेज, जिसमें 2 न्यूक्लियस वाला स्टेज है, इन्हीं दो में होता है, ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज जो है तो बेसिकली तुम्हारे मशरूम है। कभी भी तुमने सोचा कि फंगस, मतलब तुमने किसको सोचा? बेसिडोमाइसिटीज को सोचा। सो मशरूम क्या है? बेसिडोमाइसिटीज के ग्रुप में आता है। पफ बॉल्स वगैरह भी, जैसे ऐसे फूड की, अगर तुमने कभी वो डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा, उससे से बर्स्ट होता है, कोई चीज निकलती है, पफ बॉल जैसा होता है, ये क्या है? बेसिडोमाइसिटीज है। ये ग्रो किसमें करता है? सॉइल्स में, लॉग्स में, ट्री के स्टम्प्स में ग्रो करता है। और ये पैरासाइट की तरह भी बिहेव करता है। काफी सारे प्लांट्स को ये पैरासिटाइज भी करता है। इसका जो माइसीलियम है ये भी ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, सिमिलर टू एस्कोमाइसिटीज। इसमें भी ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसीलियम है। माइसीलियम याद रखो, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो तुम्हारा पूरा फंगस में से फजी फजी सा जो दिखता है, वो क्या होता है? तुम्हारा माइसीलियम। इसमें क्या है? माइसीलियम में ब्रांचेस है काफी सारे और सेप्टेट है, मतलब ऐसे बहुत सारे सेल्स में वो डिवाइडेड है। इसका रिप्रोडक्शन जो है फ्रैगमेंटेशन से काफी इजीली होता है। मतलब अगर ये माइसीलियम का एक छोटा सा टुकड़ा जाके कहीं पे उगने लगा तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रैगमेंटेशन। ये क्या है? एक तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप है। याद करो, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, असेक्सुअल तीनों हो सकता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। मतलब क्या इसमें ऐसा प्रॉपर स्पोरेंजियम्स वगैरह दिख रहे हैं? नहीं, बट इसमें क्या होता है, जो 2 माइसीलियम है, जो 2 हाइफी है, उनके फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, ठीक है, वो चीज पॉसिबल है। Of different strains or genotype. The resultant structure is dikaryotic, which is ultimately giving rise to basidium. Dikaryotic stage जो तुम्हारे 2 हाइफी है excuse me, जो 2 हाइफी है उनके फ्यूजन से बन सकता है डाइकैरियोटिक स्टेज। कैरियोगैमी और मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर्स। तो याद करो, जब तुम्हारा 2n वाला स्टेज होगा, फिर उसके बाद उसमें मियोसिस हो सकता है, फिर मियोसिस के रिजल्ट में 4 सेल्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडोकार्प्स। सम कॉमन मेंबर्स आर एगैरिकस, जो बेसिकली तुम्हारा मशरूम है, प्यूसिनिया, जो रस्ट फंगस है जो पैरासिटाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको हम एक और क्या इंपॉर्टेंट टर्म यूज करते हैं इसके लिए? इम्परफेक्ट फंगाई। इम्परफेक्ट फंगाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें दिखता है। देखो, नॉर्मल फंगाई में दोनों दिखेगा यूजुअली, बट इसमें सिर्फ असेक्सुअल फंगाई दिखता है। दूसरा कोई और स्टेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई स्टेज जो है वो दिखता नहीं है। तो लोगों का मानना क्या है कि वो जो स्टेज आता है वो किसी ना किसी एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में डाल देते हैं इसको। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belonged to. मतलब दूसरे ग्रुप्स में उनको डाल दिया गया। It is possible that the sexual vegetative stage have been given one name and the sexual stage another name. तो ऐसा मानते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज का सिर्फ असेक्सुअल स्टेज इसलिए दिखता है क्योंकि जब वो असेक्सुअल स्टेज हम देखते हैं तो ही इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं। बाकी टाइम जैसे ही सेक्सुअल स्टेज दिखा, किस ग्रुप में रख दिया? बेसिडोमाइसिटीज में रख दिया, एस्कोमाइसिटीज में रख दिया। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज कौन से वाले हैं? जो तो जिनका यूजुअली असेक्सुअल स्टेज ही हमें दिखता है। वंस perfect sexual stage of members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes or basidomycetes में, ठीक है। Deuteromycetes reduce only by asexual spores known as onygia, ठीक है। इस जो asexual spores बना के ही ये
रिप्रोड्यूस करता है। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड एक्सेप्ट फॉर, देखो एक्सेप्ट फॉर तुम्हारा फाइकोमाइसिटीज, एक्सेप्ट फॉर फाइकोमाइसिटीज सारे माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट रहेंगे, उस वही असेप्टेट है, ठीक है। ये सेप्रोफिटिक होता है नेचर में, पैरासिटिक होता है, डिकम्पोजर्स की तरह भी ये बिहेव करता है, ठीक है। क्या हो गया ये तुम्हारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। दीज आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगाई। लास्ट में हमें 2 और किंगडम्स है जो तुम्हारे 5 में से 3 हमने कवर किए डिटेल में, अभी हमें 2 और देखने, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। सिंपल सा हमें बस इंट्रोडक्शन देखना है क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है इनके ऊपर हम बहुत अच्छे खासे डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है। प्लांटी कौन सा ग्रुप है जो यूकैरियोटिक है, सेल वॉल है और फोटोसिंथेसिस ये कर सकता है, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, प्लांट, ठीक है। नॉर्मली प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट कुछ प्लांट है वो इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, इंसेक्टिवोरस भी होते हैं मतलब वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। ये वाले जो प्लांट्स है यूजुअली कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन थोड़ा सा लैकिंग होता है, ठीक है। ये जो है जैसे कस्क्यूटा जो है वो एक तुम्हारा पैरासिटिक प्लांट है जो बेसिकली तुम्हारे दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है और उससे न्यूट्रिएंट्स को सक करता है। वीनस फ्लाईट्रैप एक तुम्हारा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। जो प्लांट्स है वो यूकैरियोटिक है नेचर में, मतलब इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, सारे ऑर्गेनेल्स हैं, इनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होता है जो सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल इसका किससे बना है, सेलुलोज से। फंगाई का किसका, काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये जो प्लांटी ग्रुप है इसके जो मेंबर्स है उसके बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी नहीं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव 2 डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। मतलब इसमें नॉर्मल जो तुम्हारा डिप्लॉयड स्टेज होता है जो नॉर्मल प्लांट का होता है वो एक स्टेज रहता है, और एक और स्टेज क्या रहता है जिसमें वो गैमीट्स बनाता है, जिसमें गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं नेचर में, जैसे तुम्हारे स्पोर्स होते हैं, जो तुम्हारा एग जो ओवम होता है वो तुम्हारा गैमेटोफिटिक स्टेज होता है, और ये यूजुअली ऑल्टर करता रहता है। जो लेंथ है कौन सी स्टेज में कितना टाइम रहेगा वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है। काफी सारे प्लांट में वो फ्री लिविंग होता है, काफी सारे में दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड प्लांट्स, ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के बीच में जो वेरी करता रहता है प्लांट का स्टेज, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अभी नहीं। सिमिलरली हमें क्या करना है, एनिमेलिया जो चैप्टर है उसका एक जो किंगडम है उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। याद रखो एनिमेलिया क्या है, यूकैरियोट्स है जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, एंड इनमें सेल वॉल होता है क्या, नहीं। क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होता, ये ऑलरेडी हमने देखा है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन और फैट। प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में एंड एनिमल्स में ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं नेचर में, मतलब वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे हेट्रोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक मतलब जो फूड है उसको कंज्यूम करके बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करना। They follow a definite growth pattern, grow into adults, have a definite shape and size. Grow करते हैं, एक definite shape and size होता है, एक life cycle होता है। इनके जो higher forms है, जो higher animals हैं, उनमें sensory and neurotransmitter mechanisms होता है। They can move around, plants cannot move around, उनमें locomotion plants में नहीं होता, animal में movement होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिक तुम्हारा तरीका है फॉर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें मेल एंड फीमेल तुम्हारे गैमीट्स बनते हैं, उनमें फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है और पूरा बॉडी बनता है। एनिमल्स के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो तुम्हारा किंगडम एनिमेलिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, वायरसेस। अभी ये जो तुम्हारे किंगडम्स है ये हो गए खत्म। अभी हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे जो किसी किंगडम में प्लेस नहीं होते फॉर अ गुड रीजन। इसमें सबसे पहला तुम्हारा क्या है, वायरसेस। अब जो वायरसेस है तुम्हें ऑलरेडी पता है, हमने सेल वाले चैप्टर में कवर किया था। ये जो वायरसेस होते हैं ना तो लिविंग होते हैं ना तो नॉन लिविंग होते हैं। रीजन क्या, अगर कोई पूछे वायरस है लिविंग है या नॉन लिविंग है, तुम्हें क्या पूछना है कि कहाँ पे है, होस्ट के अंदर है या होस्ट के बाहर है।
याद रखो होस्ट के अंदर ये लिविंग कंसिडर होते हैं क्योंकि इनमें मूवमेंट आने लगता है, ये अब नए वायरसेस को प्रोड्यूस करने लगते हैं, पर होस्ट के बाहर नॉन लिविंग कंसिडर होते हैं। रीजन क्या है, ये नॉन सेलुलर है नेचर में, और हमने देखा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है, मतलब सेल से कम जो है वो क्या होता है, लिविंग कंसिडर नहीं हो सकते। तो वायरसेस क्या है, नॉन सेलुलर है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बहुत छोटे हैं, और इन्फेक्शियस है, मतलब इन्फेक्शन कॉज करते ही है क्योंकि खुद से वो जिंदा ही नहीं कहलाते, राइट। ये जो है इस डुअल नेचर की वजह से हम बोलते हैं कि ये दोनों क्या है, जो वायरसेस है वो दो सेक्शंस के बीच में है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच के बाउंड्री में, बॉर्डर में खड़े हैं ये, ठीक है। याद करो वायरसेस में दो ही चीज होती है, एक कोट होता है प्रोटीन का, और एक क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। अब जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, या तो आरएनए या तो फिर डीएनए, दोनों कभी नहीं होगा। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, दोनों मिलता है, बट वायरसेस में दोनों होता है कि कभी भी नहीं। अब वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड और क्या है, प्रोटीन्स हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस इन नेचर। जब इन्फेक्शन होता है तो जेनेटिक मटेरियल जाता है होस्ट के अंदर, प्रोटीन नहीं जाता है, ठीक है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं जनरली उनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डीएनए हो सकता है। तो बोथ सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, दोनों में से कोई एक, या तो फिर डीएनए जो नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड ही होता है वो भी हो सकता है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। तो हमने क्या देखा, देखो यूजुअली जनरली क्या होता है, प्लांट को जो इन्फेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या होता है, जनरली जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो जनरली क्या होता है, डीएनए वायरसेस होते हैं। कौन से वायरसेस होते हैं, डीएनए वायरसेस। याद करो जब बैक्टीरियोफेज में हमने डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर किया था तब डीएनए था उसके अंदर, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, जो ह्यूमंस या फिर दूसरे एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सिंगल भी हो सकता है या तो फिर वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, या तो फिर डीएनए भी हो सकता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे वायरसेस की स्टोरी। अब जो वायरस का जो ये हो गया उसके जेनेटिक मटेरियल की स्टोरी। अब जो प्रोटीन कोट है उसको क्या बोलते हैं, उसके स्मॉल यूनिट्स को, सब यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। एंड ये जो होता है ये इस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो कैप्सोमियर्स है इनको हेलिकल स्ट्रक्चर में भी, हेलिक्स के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, या तो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स जो होते हैं उसकी तरह ऐसा कोई ज्योमेट्रिक टाइप का फॉर्म भी बन सकता है। वायरसेस काफ़ी सारे डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमंस में। हमने एड्स के बारे में बात ऑलरेडी की थी एक चैप्टर में लास्ट, और फिर स्मॉल पॉक्स, मम्स, ये सारे हर्पीज, ये सारे डिजीजेस कॉज करता है। एड्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है जो कि वायरस HIV कॉज करता है, ठीक है। देखो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है, कोई दोनों कभी भी नहीं होगा। प्रोटीन कोड जो है उसको हम बोलते क्या है, कैप्सिड। वो छोटे यूनिट्स का बना होता है जिसको बोलते हैं हम कैप्सोमियर्स। शेप जो होता है वो वेरी करता है, अलग अलग जो वायरसेस होते हैं उनका अलग अलग शेप होता है। हेलिकल भी हो सकता है, टोबैको मोसाइक वायरस जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। पॉलीहेड्रल हो सकता है, या तो फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे बैक्टीरियोफेज का, ये तुम्हारा बैक्टीरियोफेज है, ऐसा कॉम्प्लेक्स रोबोटिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो वायरसेस सिंपल है, याद रखो जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन के बारे में। छोटा सा सेक्शन है पर आ जरूर सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है वायरॉइड्स। वायरॉइड जो है वो वायरसेस से भी कम है। इनमें क्या होता है, तुम्हारा प्रोटीन कोड भी नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ आरएनए होता है। क्या होता है, ओनली नेकेड आरएनए, ठीक है, फ्री नेकेड आरएनए जो कि इन्फेक्शंस कॉज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वायरॉइड्स। बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। वैसे ही सिमिलरली एक और होता है प्रायॉन्स। प्रायॉन्स जो है वो क्या है, वायरॉइड्स में क्या है, ओनली आरएनए। प्रायॉन्स में क्या है, ओनली प्रोटीन। बस इतना ध्यान रखो, क्या है, ओनली प्रोटीन्स। सो इसमें कुछ स्पेशली फोल्डेड, अलग अलग फोल्ड, याद रखो प्रोटीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो प्रायॉन्स है वो क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर से जो बहुत यूनिकली फोल्डेड है, और ये क्या करते हैं, फिर कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं। कुछ डिजीजेस के नाम यहाँ पे गिवन है,
bovine spongiform encephalopathy and similarly small में याद रखो BSE and CJD, ठीक है। ये दो टाइप के डिजीजेस है, एक है जो ह्यूमंस वगैरह में या फिर एनिमल्स में होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में लिख देते हैं। एक होता है जो ह्यूमंस में होता है और दूसरा क्या होता है, ये काउज में होता है, ठीक है। ये दो डिजीजेस है, उसका नाम तुम्हें याद रखना है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेप्थेलोपैथी, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा नाम है, ठीक है। तो फिर तुम ध्यान में रखो ये डिजीजेस है जो ये कॉज कर सकता है, प्रायोन्स नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है लाइकन। लाइकन क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये तुम्हारे फंगाई एंड तुम्हारे एल्गी के बीच में। तो एक है जो सैप्रोफिटिक नेचर का है, दूसरा क्या है, ऑटोट्रॉफिक नेचर का है। दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। इसमें जो फंगाई है उसको हम बोलते हैं, जो फंगाई है उसको बोलते हैं माइकोबायोंट, और जो एल्गी है उसको बोलते हैं फाइकोबायोंट। दोनों क्या है, मिलकर एक सिम्बायोंट बनाते हैं लाइकन जो है। इसमें जो फंगाई है वो क्या दे रहा है, और एल्गी को जगह दे रहा है जहाँ पे वो उग सके, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके भी प्रोवाइड कर रहा है। एल्गी क्या करता है, फिर एल्गी उसके लिए खाना बना के उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये दोनों के बीच में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, बेनिफिशियल इंट्रैक्शन है। ये था तुम्हारा लास्ट टॉपिक, इस पूरे सेक्शन का लास्ट टॉपिक था। सिंपल सा चैप्टर है, जो चीजें याद रखनी है वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है, उसके अकॉर्डिंगली इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करो। देखो एक्टिवली तुम्हें पढ़ना है, एक्टिवली स्मार्टली तुम पढ़ोगे तभी ये याद होगा, ऐसे सिर्फ रटने से नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में हम क्या बोलते हैं, मैंने बोलता मैं प्रीवियस एक क्वेश्चन करवाऊंगी, पर एक चीज बताती हूँ, ये जो पूरा चैप्टर है इससे बहुत क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर इसके से रिलेटेड दूसरे चैप्टर में क्वेश्चंस आए हैं जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। दो ही क्वेश्चंस हैं। देखो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ये जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर जगह एनर्जी, तुम सारे नाम्स रट रहे हो, तुम सारे एग्जाम्पल्स याद कर रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं यार, उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं स्किप कर दिया, पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने जो बताई है उसको तुम्हें देखना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करो, तुम आंसर करने का ट्राई कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Which of the following produces a dikaryotic phase in Basidomycetes? देखो जो लॉजिक टाइप के क्वेश्चन है वो आते हैं। डाइकैरियोटिक मैंने ऑलरेडी बताया था, डाई मतलब टू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई वाला फेज कौन सा है, दो न्यूक्लियाई वाला फेज कैसे बनता है, पहले जो तुम्हारा पूरा जो सेल है वो फ्यूज होता है, न्यूक्लियस बाद में फ्यूज होता है। अगर न्यूक्लियस बाद में फ्यूज हो रहा है तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे, डाइन्यूक्लियोटिक स्टेज या फिर डाइकैरियोटिक स्टेज। तो कौन सा होगा, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, उसका जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज हुआ है, न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ है। न्यूक्लियस कब फ्यूज होता है, कैरियोगैमी में। तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच वाला स्टेज क्या हो गया, डाइकैरियोटिक स्टेज हो गया, ठीक है। सिंपल था। देखो इतने सारे नाम हमने पढ़े, उस सब में से कुछ है क्या, नहीं, लॉजिक वाले हैं, थोड़ा ध्यान में रखो इस चीज को। नेक्स्ट वाला करते हैं। ये 2019 में आया हुआ है तुम्हारे, अच्छा नहीं एक सेकेंड रुको, आई थिंक देयर इज एन एरर, ये 2019 में नहीं आया, ये आई थिंक 2021 या 2022 में आया, मैं भूल गई हूँ कौन सा वाला है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, इट्स नॉट 2019, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, रिगार्डलेस प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब इतने सारे नाम है, तुम्हें लगेगा कौन सा वाला है, याद नहीं है मुझे, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बिना याद करे भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें हो सकता है याद ना हो नाम, फिर भी कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। असेक्सुअल नहीं है मतलब क्या है, सेक्सुअल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद करो किसके थ्रू होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, गैमीट्स के थ्रू। कौन सा वाला है जिसमें गैमीट लिखा है, आइसोगैमीट्स। आइसो मतलब सेम, जिसमें गैमीट्स क्या है, सेम हो, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, आइसोगैमीट हो गया। सिंपल था, याद समझ में आया, राइट। तो फिर सिर्फ रटने में ध्यान मत दो, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दैट वाज द एंड ऑफ इट। बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, जो आते हैं काफी लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तुम लोग
मत ये परेशान हो, मेरे को कॉल्स आए, मैंने बात की काफ़ी सारे बच्चों से, बच्चे काफ़ी परेशान हैं, मैम कैसे करेंगे? काफ़ी बच्चे जिन्होंने मॉक टेस्ट सीरीज़ लिया है, ठीक है? अब इनके साथ हम इंटरैक्ट भी कर रहे हैं जिन-जिन बच्चों ने लिया है। काफ़ी बच्चों का कॉल आया था कि मैम डिमोटिवेशन हो रहा है, कैसे करें? क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्या? मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के माइंड में। ज़्यादा टाइम नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि तुम अभी भी नहीं कर सकते। 40 डेज़ इज़ मोर देन इनफ। कुछ तो पढ़ा है राइट? तुम लोगों ने कुछ तो पढ़ाई की है। अगर तुमने बायो कभी नहीं पढ़ा है इतना इनफ है, जितना मैं बता रही हूँ उतना इनफ है। 10th लेक्चर है ये, जो 10 लेक्चर्स हुए हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट वाले लेक्चर्स है। कुछ नहीं करना है, इन 10 लेक्चर्स को करके जाओ। कुछ भी नहीं करना है, इन 10 लेक्चर्स को करके जाओ। 60% मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए। कॉमन सेंस को साथ में रखो, हो जाएँगे क्वेश्चंस, ठीक है? बायो तुम स्किप नहीं कर सकते। अगर तुम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, बायो तुम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिर अपना मोटिवेशन हाई रखो, डीमोटिवेट मत हो। स्ट्रैटेजिकली प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो, हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को अच्छे से देखो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो ले लो, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है उससे तुम्हारा मल्टीपल रिवीजन खुद ही हो रहा है। रिवीजन बोरिंग है, सबको बोरिंग लगता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो रिवीजन करते हैं एक्चुअली। तो जो मॉक टेस्ट के थ्रू तुम्हारा रिवीजन हो रहा है ना, वैसा रिवीजन कहीं नहीं हो सकता। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे तुम्हारे स्ट्रैटेजिक टेस्ट होंगे, तो उसमें भी तुम्हें देखना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कैसे मार्क्स आ रहे हैं। फुल लेंथ मॉक के थ्रू भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन बार बार होगा। तो सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं है। मॉक टेस्ट के थ्रू तुम्हारा वो चीज हो जाएगा, बट अगर तुम स्ट्रेटेजिकली करना चाहते हो तभी होगा। मोटिवेशन अपना हाई रखो, यू गाइस कैन स्टिल डू इट। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, स्मार्ट प्रिपरेशन पे ध्यान दो एंड ऑल द बेस्ट।